अब देखो एक्टर को तो नहीं पता, प्रोड्यूसर को भी नहीं पता क्यों चलती है पवन, लेकिन तुम्हें जरूर पता चलेगा जब तुम एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और द वेदर सिस्टम्स। बिकॉज हम यही पता करेंगे यार कि क्यों चलती है पवन। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एयर प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ मर्करी बैरोमीटर, जिसे आप एनेरॉइड बैरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री तक, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, अपन ट्रॉपिकल रीजन काउंट करते हैं, राइट। उसके ऊपर निकल जाओगे दोस्त तो सब ट्रॉपिकल रीजन बन जाता है। आपको पता है यूएस ने एक टाइम पे इतना गेहूं उगा दिया था, इतना गेहूं उगा दिया कि वहां का पूरा सॉइल मिट्टी सब खराब हो गया, राइट। तो उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। क्या हाल चाल, कैसे हैं विजय के सभी बच्चे? आई गेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे ना दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी कि आपके आर्ट्स वाला, ह्यूमैनिटीज वाला के ऊपर। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर और आपका गाइड कुणाल दिस साइड। उम्मीद है बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे होंगे दोस्तों। तो काफी सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़े यार, अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपको देख करके, है ना, आप पढ़ रहे हो ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे बच्चे यार अपने पेड बैचेस के अंदर है, अग्रिम बैच है, ये पहल बैच है ना, और मेरी मुलाकात आपसे यूट्यूब पे हो जाती है थोड़ी बहुत, तो बस अच्छा रहता है यार, मेरे को बढ़िया लगता है। अपना 10th के कई सारे बच्चे 11th में है, राइट, तो उनसे मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा करके, इजंट इट। चलिए तो यार दोस्तों, अभी भी क्या है कि यार बहुत सारे 10th के बालक है जिनके साथ बड़ी सारा टाइम चला जाता है मेरा, तो आपसे जो है मुलाकात थोड़ी सी कम हो पाती कई बार, है ना, एकदम रेगुलर नहीं हो पाती। खैर, तो आज आपके लिए पेश खिदमत है दोस्त एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स, दैट्स अ वेरी नाइस टॉपिक गाइस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था, राइट। एटमॉस्फेयर क्या है दोस्तों? जो आपके आसपास हवाओं का जो ब्लैंकेट है ना, हवाओं का जो बड़ा सा कवरिंग है, एनवेलप है, जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए यार, वो क्या है? अपना एटमॉस्फेयर। और ऑब्वियसली बात है, उस एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी चीजें, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, राइट। बहुत कुछ हमने पढ़ा था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कभी आपने गाना सुना है? गाना बहुत मजेदार गाना है, मैं आप सुना देता हूं तुमको। तो एक गाना है ना, उसके गाने के कुछ लाइंस ऐसे हैं। कौन से लाइंस है यार? ऋतिक रोशन का गाना है शायद, मेरे ख्याल से, है ना। क्यों चलती है पवन, है ना, क्यों झूमे है गगन, क्यों महकता है मन, ना तुम जानो ना हम। अब देखो एक्टर को तो नहीं पता, प्रोड्यूसर को भी नहीं पता क्यों चलती है पवन, लेकिन तुम्हें जरूर पता चलेगा जब तुम एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और द वेदर सिस्टम्स। बिकॉज हम यही पता करेंगे यार कि क्यों चलती है पवन, क्या ऐसा होता है हमारे एटमॉस्फेयर में कि पवन कहती है, हवा कहती है, लेट्स गो। चलिए तो हम भी स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए मैं नहीं रखने वाला ये टॉपिक। बहुत लंबा रखने से क्या होता है, बच्चे भी हमारे काफी बढ़िया है ना, काफी आपको पढ़ना पड़ता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जितना शॉर्ट, जितना क्रिस्प चीजें रहेंगी, उतना ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो आई गेस ये प्रेजेंटर मैंने लगा लिया है थोड़ा सा बढ़िया से एकदम, है ना। अब चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल जाता है तो अपने हाथ जिंदाबाद। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं बेटा हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो चीजें घूम रही हैं, बेसिकली वही टर्मिनोलॉजी, मतलब वही आप कह सकते हो बताई जा सकती है बाय द वर्ड द सर्कुलेशन, राइट। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूवमेंट, किसी चीज का घूमना। सिंपल सरल भाषा में आपको समझाऊं मैं। चलिए तो अब अगर आप देखोगे तो हमने ना सोलर रेडिएशन वाला भी टॉपिक पढ़ा था, उसमें कई सारी बातें पढ़ी थी, राइट। तो हमने क्या देखा कि जब एयर को आप गर्म करते हो, जब एयर हीट होती है, गर्म एयर होती है, वो एक्सपैंड करती है ना, और वही हवा जब ठंडी हो जाती है तो बेटा ये कंप्रेस कर जाती है। अब इससे रिजल्ट क्या होता है? इससे रिजल्ट होता है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, ये सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, जो आपकी गर्म हवा होती है, लाइटर एयर है वो, राइट, तो क्या करती है? फैलती है, ऐसे एक्सपैंड होती है। और जब हवा आपकी ठंडी हो जाती है मेरे भाई, तो वो ऐसे ठंडी होने के बाद ऐसे कंट्रैक्ट करती है, ऐसे कूल डाउन करती है, कंप्रेस होती है। और इसी वजह से आप देखोगे जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है, उसके अंदर बदलाव या वेरिएशन आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब आप देखिए दोस्तों, तो जो मूवमेंट ऑफ द एयर है वो यहां पे होता है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। हमेशा एक ध्यान रखिएगा, जहां पे भी दोस्तों हवा गर्म है, गर्म हवा का एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? कि हमेशा ऊपर की तरफ भागती है वो, और जब वो ऊपर की तरफ भागेगी मेरे दोस्तों, तो नीचे का इलाका क्या हो जाएगा? खाली सा हो जाएगा, गड्ढा सा, डिप्रेशन सा बन जाएगा, और ऐसा एरिया कहलाता है आपका लो प्रेशर का इलाका। जो हमारी ठंडी हवा होती है वो कंपैरेटिवली कंप्रेस्ड होती है, थोड़ी वजनदार होती है, भारी होती है, तो वो जल्दी ऊपर उठ नहीं पाती है। अब उसका क्या है, वो सिर्फ नीचे टहलती रहती है अपनी, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि इस इलाके में बन जाता है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्षेत्र, ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया जिसे आप कह सकते हैं। और हमेशा हमने पढ़ा है, साइंस के अंदर भी फिलॉसफी है दोस्तों, कि कंसंट्रेशन कैसे मूव करती है चीजों की, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवाएं भागती हैं उस लो प्रेशर वाले एरिया को फिल करने के लिए, राइट। चलिए
नाउ अब जब एयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, अपना एयर हॉरिजॉन्टल वे में मूव करती है सीधा सीधा, तो अपन कहते हैं इसको विंड, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी हद तक डिफाइन करता है आपका कि जो हवा है वो राइज करेगी या हवा आपकी सिंक करेगी, ठीक है, नीचे की तरफ बैठेगी। अब अगर आप देखोगे तो जो हवा है हमारी, ये क्या करती है, हीट को, मॉइस्चर को अक्रॉस द प्लैनेट रिडिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जहां जहां ये बहती रहती है अपने साथ साथ कई कई बदलाव ये लेकर के चले जाती है, ठीक है। अब आप देखोगे जो वर्टिकल, हमारी जो वर्टिकल राइजिंग है, खासकर मैथ से, कि हमारी मॉइस्ट हवा है, मतलब नमी है हवा के अंदर, वर्टिकली ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है। तो ऊपर जब जैसे जैसे जाती जाएगी दोस्तों, तो कूल डाउन करती जाएगी, कंडेंस होती जाएगी, फिर आप देखोगे क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगा। तो बहुत सारे फिनोमिना मेरे दोस्त यहां पे डिपेंड करते हैं इस हवाओं के मूवमेंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से ना। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है यार, देखिए ये जो कॉलम ऑफ द एयर है, जो हवा का मास मूव कर रहा है, ये भी तो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ना बेटा, किसी पर यूनिट एरिया, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो जो कॉलम ऑफ द एयर, जो आपका प्रेशर लगा रहा है, जो वेट लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द अबव द एवरेज सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, दैट नंबर वन, कैसे डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर, ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर, एयर का एक इलाका, छोटा सा हिस्सा, ठीक है, पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में, ठीक है, कहां से कहां तक, एवरेज सी लेवल से लेकर टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक, जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है कहलाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप देखेंगे दोस्तों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हम लोग मिली बार में एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, तो यूनिट क्या है आपके, ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों यहाँ पे, द मिली बार, ठीक है। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे, जैसे सी लेवल पे जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1013.2 मिली बार्स। अब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जो एयर होती है ना आपकी सरफेस के ऊपर काफी डेंस होती है, एंड एज ए रिजल्ट एयर के पास हाई प्रेशर होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एयर प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ मर्करी बैरोमीटर, जिसे आप एनेरॉइड बैरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। देखो क्या हमने देखा यहाँ पे, अगर एयर प्रेशर आपको मेजर करना है तो या तो मर्करी बैरोमीटर की मदद से करेंगे या फिर आप एनेरॉइड बैरोमीटर की मदद से आप यहाँ पे प्रेशर को मेजर करेंगे। अब जो प्रेशर है बेटा, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता जाता है तो आपका प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता जाता है, राइट। किसी भी एलिवेशन पे आप देखेंगे प्लेस टू प्लेस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी डिफर करेगा, ठीक है। और जो प्राइमरी कॉज है डिफरेंस का, वो है आपका एयर का सर्कुलेशन, एयर का मूवमेंट, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज हमने क्या देखा कि एयर कैसे मूव करती है आपके हाई प्रेशर एरिया से टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। अब आप देखोगे दोस्तों, जो हमारा एटमॉस्फेयर का लोअर लेयर्स है, लोअर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो आपका काफी तगड़े तरीके से डिक्रीज करता है जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हर 10 मीटर का एलिवेशन जब आप गेन करेंगे तो 1 मिली बार प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाएगा। एक टेबल अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पे तो आपको एक टेबल दिखाई गई है, जैसे सी लेवल पे आपका प्रेशर कितना है, 1013.2, ठीक है, मेजर्ड है, टेम्परेचर लगभग 0.2 है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाओगे सी लेवल से ऊपर जाओगे तो प्रेशर ड्रॉप करके 98.76 मिली बार, टेम्परेचर ड्रॉप करके 8.7 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अब मतलब इतने से टेम्परेचर आपका ड्रॉप करेगा, एक्जैक्टली ये टेम्परेचर नहीं होगा, मतलब इतने से ड्रॉप करेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर जाओगे तो प्रेशर और ड्रॉप करेगा, 10 किलोमीटर जाओगे प्रेशर और ड्रॉप करेगा। तो जनरली देखा जा रहा है कि हर 10 मीटर जब आप ऊपर जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो 1 मिली बार का यहां पे ड्रॉप देखने को मिलता है, राइट। चलिए वेरी वेरी सिंपल। तो यहां पे हमने क्या देखा दोस्तों, कि जिस तरीके से हमारा प्रेशर डिक्रीज कर रहा है वैसे कुछ कुछ बदलाव आपके टेम्परेचर्स में भी आप देख पा रहे हो। अब जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है, वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा जो प्रेशर लग रहा है आपका, ठीक है, ये जो आपका फोर्स है ना बेटा, ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लार्ज होता है कंपेयर्ड टू द हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल वे में प्रेशर जो लग रहा है और एक वर्टिकल वे में लग रहा है, तो वर्टिकल वाले का हमेशा जो फोर्स एक्सर्टेड है वो बहुत लार्ज होती है कंपेयर्ड टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो जनरली यहां पे बैलेंस हो जाती है, कैसे, बाय अ नियरली इक्वल बट ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एज अ रिजल्ट यहां पे आप जो है ना कभी भी क्या एक्सपीरियंस नहीं करते, ऊपर की तरफ बहुत तेज हवा एक्सपीरियंस नहीं करते। तो हमने क्या देखा कि जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए इसी के ऑपोजिट एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग जाती है जो लगभग नेगेटिव काम कर रही है इसके, एंड इससे क्या होता है कि फोर्सेस आपकी बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। आपने ये केस पढ़ा होगा अपने क्लास 9 में जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को आपने देखा होगा, राइट। तो आपने देखा होगा अगर बैलेंस फोर्सेस आपकी लगती हैं तो चीजों का मोशन बड़ा कंट्रोल्ड वे में होता है, राइट। तो वैसे अगर आप देखोगे कि नो जो तो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है बहुत तगड़ा है हॉरिजॉन्टल के मुकाबले, लेकिन इक्वली इस पे एक ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है जिसको बैलेंस कर देती है। तो एज ए रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा तगड़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स फील नहीं होती, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो छोटे से डिफरेंसेस आपको प्रेशर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर ये इंपॉर्टेंट होते हैं यार, खासकर विंड डायरेक्शन के टर्म्स को रिकॉर्डिंग,
ठीक है, विंड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को स्टडी किया जाता है कैसे, आइसोबार्स बना करके। तो आइसोबार्स क्या होते हैं मेरे भाई, आइसोबार्स मैप पे वो लाइंस होती हैं जो आपको इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले इलाकों को यहाँ पे ज्वाइन करती हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, व्हाट आर आइसोबार्स, तो आइसोबार्स बेसिकली बेटा वो लाइन से होती हैं जो आपके मैप के ऊपर जो आपके इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया है उनको ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है। जब कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पढ़ना हो तो आप आइसोबार्स को रेफर कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो आइसोबार्स क्या है, द लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। अब इन ऑर्डर टू है ना एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर द बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल। देखो बहुत सिंपल है, हमने क्या देखा कि ऑल्टीट्यूड का एक इंपैक्ट है प्रेशर पे, कि जितना आप हाइट पे जाते हो आपका प्रेशर डिक्रीज पड़ता है, ठीक है। तो आपको अगर ये इफेक्ट हटाना है तो हमेशा आइसोबार्स कैसे मेजर किए जाते हैं, कोई भी ऐसा इलाका आप पिक कर लेंगे, पॉइंट आप पिक कर लेंगे जो कि आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल है। वेरी वेरी सिंपल, कि आपने क्या किया, बीइंग रिड्यूस, एक सी लेवल पे आप लेकर के आ गए, एक सर्टेन मेजरमेंट पे आप लेकर के आ गए, फिर वहां से आप जो है नापना स्टार्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो सी लेवल का जो प्रेशर होता है ना बेटा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप देख सकते हो हमारे वेदर मैप्स के ऊपर। तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि रैंडम एलिवेशंस को उठा के ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो फॉर नॉर्मलिटी यहाँ पे देखने के लिए कि एक कंपैरिजन बन पाए अपन, तो पहले क्या करते हैं, किसी भी ऐसे पॉइंट को जिसको आप मेजर कर रहे हो आइसोबार्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, रिड्यूस कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि सी लेवल के हिसाब से कितना रिड्यूस प्रेशर है, फिर उसके बाद अपन इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब जो लो प्रेशर सिस्टम है आपका ना, जनरली अगर आप देखोगे तो एक या दो से ज्यादा आइसोबार्स द्वारा इनक्लोज्ड होगा। वेरी वेरी सिंपल, कभी भी आप देखेंगे अगर लो प्रेशर सिस्टम आपको दिखाना होगा तो एक या दो आइसोबार्स आपको वहां दिखाई दे जाएंगे, और जो सेंटर वाला आइसोबार होगा वो एक्सट्रीम लो प्रेशर को यहाँ पे डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। चलिए, और हाई प्रेशर सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी एक या दो आइसोबार्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट प्रेशर होगा वो अगेन आपका सेंटर वाला आइसोबार दिखाएगा। तो दोनों ही तरीके के आइसोबार्स जो हैं, मतलब दो से ज्यादा आइसोबार्स आपको मिल जाएंगे दोनों एरियाज को रेफर करने के लिए। लो प्रेशर जोन होगा तो सेंटर वाला हाईएस्ट लो प्रेशर दिखाएगा, हाई प्रेशर जोन होगा तो सेंटर वाला अगेन हाईएस्ट प्रेशर दिखाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्रेशर एरिया का आप आइसोबार बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आइसोबार कुछ ऐसे बनते हैं, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे दो आइसोबार्स जो हैं एक दूसरे को मतलब लो प्रेशर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अंदर वाला क्या है, एक्सट्रीम लो प्रेशर आपका दिखा रहा है, ठीक है। अगेन सेम हाई वाले के साथ भी सेम सिनेरियो है कि अंदर वाला भी जो है आपको एक्सट्रीम हाई प्रेशर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या है, इस तरीके की लाइन से जो आप मैप्स पे ड्रॉ करते हैं, वेदर मैप्स पे खासकर, ठीक है। प्लेसेस कनेक्टिंग द प्लेस, मतलब वो लाइन्स हैं जो कि प्लेसेस विद इक्वल प्रेशर यहाँ पे कनेक्ट करती हैं। तो अगर कभी भी लो या हाई प्रेशर डिनोट करना हो तो आप देखेंगे हमेशा दो आइसोबार्स आपको दिखेंगे, जो सबसे सेंटर वाला होगा लो प्रेशर एरिया डिनोट कर रहे हो तो सबसे लोएस्ट प्रेशर वहीं पे होगा, और हाई प्रेशर डिनोट कर रहे हो तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर भी वहीं पे होगा, ठीक है। जैसे आपको दो स्टेशन दिखाई दे रहे हैं, देखिए दो इलाके दिखाई दे रहे हैं, एक ये है, एक ये है, तो आप देखो ना दोनों का प्रेशर कितना सेम लग रहा है, ठीक है। ये दो स्टेशन का प्रेशर आप देखेंगे कितना सेम है, इधर भी सेम लो है, इधर भी सेम लो है, फिर यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। तो इसको ज्वाइन कौन कर रहा है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आइसोबार्स। सेम वे हाई प्रेशर के आप एरियाज को देखिए तो हाई प्रेशर को भी जो हाई प्रेशर वाला आइसोबार है वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो सेम टाइप ऑफ प्रेशर एरियाज को जब आप कनेक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो आप यूज करते हैं यहाँ पे द आइसोबार्स, ठीक है। चले, अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ द वर्ल्ड में यानी दुनिया में किस तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एट द सी लेवल। तो सी लेवल पे जो प्रेशर है वो दुनिया में वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट। देखिए, इक्वेटर के पास जो सी लेवल प्रेशर होता है वो सबसे लो होता है, और इस इलाके को हम कहते हैं द इक्वेटोरियल लो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग दोस्तों, द इक्वेटोरियल लो। तो नंबर वन क्या पढ़ेंगे सभी, कि इक्वेटर के पास जो प्रेशर है आपका सी लेवल प्रेशर वो सबसे लो देखने को मिलेगा, और इस इलाके को हम कहते हैं द इक्वेटोरियल लो। इसके अलावा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यानी इक्वेटर से 0 से आप 30 डिग्री नॉर्थ चले जाइए, ठीक है, और 30 डिग्री साउथ चले जाइए। साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पे आपको जनरली हाई प्रेशर एरिया मिलने वाला है, ठीक है। और इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस एरिया को हम लोग, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल शब्द कहां से आया, अगर आप देखेंगे इसका ध्यान से लैटिट्यूड तो कितना है, 30 डिग्री है। 23.5 डिग्री तक, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, अपन ट्रॉपिकल रीजन काउंट करते हैं, राइट। उसके ऊपर निकल जाओगे दोस्त तो सब ट्रॉपिकल रीजन बन जाता है। और यहां पे जनरली आप देखोगे तो हवा कंपैरेटिवली इक्वेटर के मुकाबले ठंडी से मिलेगी आपको। तो ये एरिया हाई प्रेशर एरिया है और ये कहलाता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई। फर्दर अगर आप पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। 60 डिग्री नॉर्थ मतलब एन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे अगर आप जाएंगे, पोलर रीजन्स की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां पे क्या होगा, जो लो प्रेशर बेल्ट्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं थोड़ी बहुत, उन्हें कहते हैं द सब पोलर लोज। तो यहां पे भी थोड़ी बहुत लो प्रेशर बेल्ट्स आपकी एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं द सब पोलर लोज। अब अगर आप एकदम पोल के पास पहुंच गए तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर काफी हाई हो जाएगा और इसे हम कहते हैं द पोलर हाई। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे, द पोलर हाई। और ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं आपकी बेटा, ये परमानेंट नहीं होती आपके नेचर में, तो ये चेंज करती रहती हैं विद द मूवमेंट ऑफ द सन। तो
तो सन के मूवमेंट के साथ साथ ये प्रेशर बेल्ट्स भी आपकी चेंज करती रहती हैं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे विंटर के अंदर आप देखोगे तो साउथ की तरफ मूव कर जाती है थोड़ा सा, और समर से अंदर जो है टुवर्ड्स द नॉर्थ। बिकॉज आपने देखा होगा जब नॉर्थ में विंटर्स होते हैं, साउथ में समर्स होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ में जब विंटर्स होते हैं तो नॉर्थ में समर्स होते हैं। तो आपका जो बेल्ट है प्रेशर बेल्ट, ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है। एक हमने जनरल आइडिया ले लिया दोस्तों, इक्वेटर के पास वाला इलाका लो प्रेशर एरिया को इक्वेटोरियल लो कहेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आपका सब ट्रॉपिकल रीजन्स हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाइज कहेंगे। पोलर रीजन की तरफ आप बढ़ोगे 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पे आपको थोड़ा लो प्रेशर एरिया मिलेगा, इसे आप पोलर लोज कहेंगे, तो सब पोलर लोज। एंड एकदम पोल्स के पास अगर आप जाओगे तो हाई प्रेशर मिलेगा, इसको आप कहेंगे तो पोलर हाई। तो इस तरीके से जो आपका सी लेवल प्रेशर है पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जनवरी और जुलाई 2 महीनों का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। जनवरी जो नॉर्थ के अंदर ठंडा होता है जनरली, आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्म होता है। और अगर आप देखेंगे जुलाई की बात करें तो जुलाई सदर्न में थोड़ा ठंडा होगा और अपने नॉर्थ में थोड़ा गर्म होगा, राइट। तो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि किस लैटिट्यूड पे कौन सा प्रेशर आपको मिल रहा है। तो H स्टैंड्स फॉर द हाई प्रेशर एरिया, L विल स्टैंड फॉर द लो प्रेशर एरिया। सो आप जनरली देखोगे। और हाँ, एक और स्पेशल जोन होता है इक्वेटर के पास जिसे हम ITCZ कहते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो ITCZ बेसिकली वो जोन होता है ना जहां पे जो ट्रेड विंड्स आपकी सरफेस वाली हवाएं हैं वो आके यहाँ पे मिल रही होती हैं, कन्वर्ज कर रही होती हैं। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। चलिए फिलहाल अगर हम इसी को कंपेयर करें जुलाई से, तो जुलाई के अंदर आपको जो है यहाँ पे हालात बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जैसे जुलाई में आप देखेंगे तो गर्मी रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो काफी तगड़ा लो प्रेशर रीजन आपको देखने को मिलता है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा गर्म सा रहता है, मतलब ठंडा सा रहता है, तो आप देखोगे थोड़ा सा हाई प्रेशर बेल्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। सो दीज आर द वेरियस प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द मंथ्स। जनवरी का बहुत अलग है, जुलाई का आप देखोगे दोस्तों काफी अलग है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं यार जो वेलोसिटी को इंपैक्ट करती हैं, आपके डायरेक्शन ऑफ द विंड को इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, विच आर दोस फोर्सेस। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या देखा कि एयर जो है बेटा वो मूव कैसे करती है जब प्रेशर के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, वेरी सिंपल एज दैट। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगी। जो सरफेस पे आपकी हवा है ना, वो अगर आप देखोगे तो उसको फ्रिक्शन महसूस होता है। जैसे आप भी जब चलते हो तो आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती कि नहीं लगती भाई, तो ऐसे जो आपकी सरफेस के ऊपर हवा है उसको भी फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो अर्थ का रोटेशन है उससे ना एक और फोर्स जनरेट होती है, इसको हम कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो अर्थ का रोटेशन क्या करता है, हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एक कॉरियोलिस फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, अब ये कॉरियोलिस फोर्स क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं उनको थोड़ा सा राइट की तरफ ऐसा घुमाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं उसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमाएगी। तो ये कॉरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट भी किस पे पड़ता है, हमारी हवाओं पे पड़ता है दोस्तों। इसको हम कई बार फेरेल्स लॉ भी कहते हैं, राइट। चलिए, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टल विंड्स हैं अर्थ के सरफेस के पास, वो 3 फोर्सेस की वजह से यहां पे इंपैक्ट होती है। नंबर 1, प्रेशर ग्रेडियंट की फोर्स, तो प्रेशर आपका फोर्स लगा रहा है। दूसरा, फ्रिक्शन जो कि सरफेस के ऊपर विंड्स को एक्सपीरियंस हो रहा है। और तीसरा, हमारी कॉरियोलिस फोर्स। अब इन सब 3 फोर्सेस के अलावा एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो आपके नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हवाओं पे 3 फोर्सेस का इंपैक्ट पड़ता है, फ्रिक्शनल फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स और एक आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और एक आपका ग्रेविटेशनल पुल जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे एक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए पहले बात करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का। अब जो डिफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर बेटा वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर। तो क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा, एक डिफरेंस इन प्रेशर बन जाएगा, और ये एक फोर्स जनरेट करेगा। और जो रेट है चेंज ऑफ प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, इसे ही हम कहते हैं द प्रेशर ग्रेडियंट। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर निकालते हो परसेंटेज टर्म्स में, तो वो मिल जाता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट वहां स्ट्रांग होगा जहां आइसोबार्स एक दूसरे के बहुत पास है मेरे भाई, और जहां पे अगर आप देखोगे आइसोबार्स काफी दूर दूर है एक दूसरे से, वहां पे आपका प्रेशर ग्रेडियंट काफी वीक हो जाएगा। देखिए ट्रस्टिंग तरीका है फाइंड आउट करने का प्रेशर ग्रेडियंट कहां हाई है कहां वीक है। जहां बहुत क्लोज है एक दूसरे से, बहुत पास पास है दोस्तों, वहां पे हाई हो जाएगा, और जहां एक दूसरे से काफी ज्यादा अपार्ट है, ठीक है वेरी वेरी सिंपल, अपार्ट है, वहां पे काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप देखोगे तो स्पीड ऑफ द विंड को तगड़ा तरीके से इंपैक्ट करता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट होती है आपके सरफेस के ऊपर, एंड जनरली अगर आप देखोगे दोस्तों तो अप टू 1 to 3 किलोमीटर के एलिवेशन तक एक्सटेंड कर जाती है। अब सी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन आपका सबसे कम रहता है, लैंड के ऊपर सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से कॉरियोलिस। तो मैंने आपको बताया कि जब रोटेट करता है हमारा अर्थ ना अपने एक्सेस पे, तो उससे क्या होता है यार, डायरेक्शन ऑफ द विंड पे इंपैक्ट पड़ता है, एक फोर्स जनरेट होती है जिसे आप द कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब कॉरियोलिस फोर्स का नाम रखा गया था, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट है
फिजिक्स पढ़ाते थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है इसको डिस्क्राइब किया था 1844 में, उनके नाम से जो है इनका नाम कोरियोलिस इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। चलिए अब ये क्या करता है, राइट डायरेक्शन में विंड्स को मोड़ देता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तीन फोर्सेस हमने यहां पे पढ़ ली। अब डिफ्लेक्शन तब ज्यादा होगा जब विंड का वेलोसिटी काफी हाई। कोरियोलिस फोर्स अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड का एंगल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, मतलब एक साथ तरीके से चेंज होगा, जितना एंगल चेंज होगा उतना ही आपका फोर्स बदलेगा। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो कोरियोलिस फोर्स का स्पीड मैक्सिमम होता है, कोरियोलिस फोर्स आपका पोल्स के ऊपर और इक्वेटर पे एब्सेंट होती है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग टास्क टू नो, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि यार इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स ना के बराबर है और पोल्स के ऊपर ये मैक्सिमम है। कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, परपेंडिकुलर एक्ट करती है। जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है इसके कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल ना परपेंडिकुलर है, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। याद है बच्चे, परपेंडिकुलर मतलब जो कोई चीज ऐसे एक्ट कर रही हो एकदम 90 डिग्रीज पे, तो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ जो कोरियोलिस फोर्स है बिल्कुल 90 डिग्री एक्ट करती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो आइसोबार के 90 डिग्री एक्ट करती है। तो हमने क्या देखा कि कोरियोलिस आपके प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर है और प्रेशर ग्रेडियंट आपका आइसोबार के परपेंडिकुलर है। तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ही ज्यादा विंड का वेलोसिटी होगा और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा आपके टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन को बदलने के लिए। प्रेशर ग्रेडियंट हाई है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन में जो डायरेक्शन ऑफ द विंड है ज्यादा डिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, अगर आप देखोगे लो प्रेशर एरियाज में जो विंड होती है ना बेटा वो आसपास ही ऐसे घुमा करती है, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स हमारी क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है और विंड क्या हो जाती है बेटा, परपेंडिकुलर ब्लो करती है आइसोबार्स के, ठीक है। अब जो लो प्रेशर इलाका है ना यहाँ पे वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है इंस्टेंस ऑफ गेटिंग एटमॉस्फेयर। नॉर्मल एरियाज में क्या होता है यार कि अगर आप देखोगे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो लो प्रेशर एरिया बहुत तेज से इंटेंसिफाई होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन आप देखेंगे इक्वेटर के पास ऐसा नहीं होता, क्यों, इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं आपका। तो एज अ रिजल्ट जो लो प्रेशर ज्यादा इंटेंसिफाई होना चाहिए था, ज्यादा तगड़ा क्रिएट होना चाहिए था, वो लो प्रेशर आपका फिल हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि साइक्लोन्स यहां पे नहीं बनते नियर द इक्वेटर, बिकॉज साइक्लोन बनने के लिए लो प्रेशर बहुत तगड़ा चाहिए मेरे भाई आपको, और साइक्लोन्स यहां पे आप देखोगे दोस्तों इक्वेटर के पास इसीलिए नहीं बनते बिकॉज जो लो प्रेशर एरिया लगातार फिल होता जा रहा है बाय द विंड्स, और यहां पे हमारे साइक्लोन का सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि लो प्रेशर एरिया बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो सिंस कोरियोलिस फोर्स यहां होती ही नहीं है तो लो प्रेशर एरिया जो इतने इंटेंसिफाइज नहीं हो पाते। सो दैट इज अ वेरी नाइस वे टू आंसर द क्वेश्चन। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर के पास क्यों नहीं बनते, तो ये उसका बेसिक सा कारण है, राइट, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है और विंड आपके आइसोबार के परपेंडिकुलर है, तो बजाय इंटेंसिफाई करने के लो प्रेशर एरिया आपका फिलअप हो जाता है एंड दैट इज व्हाई हम इक्वेटर के पास साइक्लोन्स को नहीं देखते, ठीक है। नाउ अब जो वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द विंड है ना बेटा, ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है आपके विंड जनरेटिंग फोर्सेस का, ठीक है। तो जिन फोर्सेस की वजह से विंड जनरेट हो रही है वही इंपैक्ट करती है विंड के वेलोसिटी और उसके डायरेक्शन को। अब जो अपर एटमॉस्फेयर है हमारा, ऊपर वाला जो लेयर एटमॉस्फेयर का लगभग 2-3 किलोमीटर अबव द सरफेस, वो आप देखोगे फ्रिक्शनल इफेक्ट से फ्री होता है, राइट। एंड यहां पे अगर आप देखेंगे जो मेजर विंड मूवमेंट है वो कंट्रोल होता है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स। तो आप देख पा रहे होगे बेटा यहां पे, तो जब आइसोबार आपके स्ट्रेट होते हैं, जब फ्रिक्शन यहां पे नहीं होता, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंस होती है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, तो जो रिजल्टेंट विंड है, जो आपकी विंड निकल रही है यहां पे, वो आइसोबार के पैरेलल फ्लो करती है और इसी को आप कहते हैं द जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड कहां मिलेगी, अपर लेयर एटमॉस्फेयर के अंदर, जहां पे आप देखेंगे फ्रिक्शनल इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और यहां पे दो चीजें एक्ट आउट कर रही है, नंबर 1 एक आपका प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा एक्ट कर रहा है कोरियोलिस फोर्स। अब अगर आप देख पाओगे दोनों हेमिस्फीयर्स का यहां पे एकदम डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही क्लियर डायग्राम है दोस्तों, ठीक है। तो सी रेफर करता है कोरियोलिस फोर्स को, पीएच रेफर करता है आपके हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट को। तो आप देख पा रहे होगे कि यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे वेरी वेरी सिंपल कि जो आपके आइसोबार्स हैं वह बहुत स्ट्रेट है, आप देखिए आइसोबार बिल्कुल आपका स्ट्रेट है, ठीक है। अब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन यहां पे बिल्कुल ना के बराबर है, तो जो ग्रेडियंट फोर्स है ना बैलेंस है। आप देखो बैलेंस फोर्सेस कैसे ऐड करती हैं, बहुत सिंपल है, बैलेंस फोर्सेस ऐसे ऐड करती हैं, ठीक है। तो फोर्स यहां पे बैलेंस हो रही है, राइट, एक तरफ से कोरियोलिस बैलेंस कर रहा है, एक तरफ से अपना प्रेशर ग्रेडियंट बैलेंस हो जा रहा है, प्लस आइसोबार बिल्कुल एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट है यहां पे। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, जो रिजल्टेंट विंड है आपकी वो आइसोबार के पैरेलल फ्लो करेगी। आप देखो ये रिजल्टेंट विंड है, कैसे फ्लो कर रही है, पैरेलल फ्लो कर रही है बिल्कुल, ठीक है। और ये विंड जो आपकी वी है बेटा, ये कहलाती है आपकी द जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो हमने क्या देखा, जियोस्ट्रॉफिक विंड कैसे जनरेट होता है, दोबारा देखेंगे सभी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आता है आपका, ठीक है। तो कैसे जनरेट होगा, देखिए नंबर 1 पहली बात, अपर एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ फ्रिक्शन बहुत जीरो सा हो जाएगा, ऐसे में जो आपके दोनों फोर्सेस हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस, जो बैलेंस कर रही है एक दूसरे को,
आइसोबार लगभग स्ट्रेट है आपके। तो अभी क्या है, जो विंड जनरेट हो रही है वो पैरेलल होगी आपके किसके, आइसोबार्स के, और यही जो विंड वी है बेटा ये कहलाती है आपके द जियोस्ट्रॉफिक विंड। आई बात समझ में? क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, बहुत अच्छे से करना भाई इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते ना। अब विंड सर्कुलेशन आपका जब कभी भी किसी लो प्रेशर एरिया के अराउंड होता है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं द साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब हाई प्रेशर एरिया के अराउंड होगा तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, कभी भी साइक्लोन की बात आती है तो साइक्लोन हमेशा एक लो प्रेशर सिस्टम ही है। इस बात को ध्यान रखना है कि साइक्लोन इज ऑलवेज अ लो प्रेशर सिस्टम, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा बिल्कुल। और कभी भी अगर हवा हाई प्रेशर सिस्टम के अराउंड ब्लो कर रही है तो आप देखेंगे इट्स कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सिस्टम। ठीक है, अब जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स है एंड सिस्टम्स के अराउंड ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फेयर। तो अलग अलग हेमिस्फेयर के लोकेशन में जो जगह की बात हम कर रहे हैं उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। जो विंड सर्कुलेशन है अर्थ के सरफेस पे लो और हाई प्रेशर एरियाज में कई सारे ओकेजन्स में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है आपके विंड सर्कुलेशन द हाई लेवल पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमने क्या देखा, जो विंड सर्कुलेशन है जो सरफेस के ऊपर हो रही है हाई प्रेशर लो एरियाज में, वो काफी हद तक एक हायर लेवल वाले पे जो विंड सर्कुलेट कर रही है उससे काफी रिलेटेड होती है। जनरली अगर आप देखोगे लो प्रेशर एरिया पे जो एयर होगा आपका वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। मैंने बताया ना लो प्रेशर मतलब थोड़ा सा हवा का टेम्परेचर गर्म रहेगा, लाइट एयर होगी ऊपर की तरफ उठेगी। और हाई प्रेशर में क्या होगा यार, एयर जो होगी ना ऊपर से सबसाइड कर रही होगी ना और नीचे की तरफ आके इलाके को फिलअप कर रही होगी। तो है ना, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा होता है जैसे लो एयर है, लो प्रेशर एरिया है तो एयर जो है ना ऐसे घूम करके जो है ऊपर की तरफ उठेगी, और हाई एयर जो हाई प्रेशर वाले रीजन से एयर है वैसे घूम करके जो है इधर नीचे की तरफ इसके सबसाइड कर जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, राइट। चलिए अब कन्वर्जेंस के अलावा जो एडीज होते हैं, कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं आपके ना, ओरोग्राफिक लिफ्ट, ओरोग्राफिक मतलब कोई मान लीजिए पहाड़ आ गया, बड़ा सा प्लेट्यू हो गया, टीला आ गया तो उसने विंड्स को यहाँ पे रोक लिया। ठीक है, तो ओरोग्राफिक वगैरह जो है ये सब चीजें भी काफी हद तक इंपैक्ट करती हैं बच्चे, जिसकी वजह से आप देखोगे क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होता है ना, तो सभी चीजें अपने आप के लिए बड़ा इंपैक्टफुल है ना। तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की बात करें दोस्तों, तो कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से उठ करके जो है ना ऐसे मूव आउट करती जा रही है, एंड उसके बाद जो हाई प्रेशर वाला आपका एयर होगा, जो आपका ठंडा वाला होगा, वैसे इसको नीचे सबसाइड करता जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की, देखिए जनरली एटमॉस्फेयर में चीजें सर्कुलेट कैसे करती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो प्लैनेट के ऊपर विंड्स अपनी ब्लो करती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं लैटिट्यूड्स के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूडनल वेरिएशन, फिर एटमॉस्फेयर कितना हीटेड अप है, तीसरा प्रेशर बेल्ट्स कहां पे है, चौथा जो माइग्रेशन है आपका, है ना, माइग्रेशन ऑफ द बेल्ट्स, ऑब्वियसली बात है बिकॉज सन के मूवमेंट के हिसाब से देखो जो अर्थ का मूवमेंट है सन के अराउंड उसके हिसाब से चेंज होता रहता है हीट बेल्ट अपना। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये सभी फैक्टर्स यहाँ पे इक्वली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, हमारे प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न के लिए, जिस तरीके से वो यहाँ पे मूव करती है, राइट। चलिए जो पैटर्न है मूवमेंट का प्लैनेटरी विंड्स का, इसको हम कहते हैं द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जिस तरीके से विंड्स मूव करती हैं दोस्तों वो बताता है द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे दोस्तों तो जनरल सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर का वो कई बार आप बेटा आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे, कई बार जो है ना ओशन करेंट्स को काफी इंपैक्ट करता है। ठीक है, जो विंड्स का सर्कुलेशन है, हवाओं का सर्कुलेशन है, या अपने ओशन में प्रेजेंट वाटर को भी कई हद तक इंपैक्ट करता है, जिससे आप देखोगे कि हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी काफी ज्यादा इंपैक्टेड है। अब प्रेशर सिस्टम की बात करें, देखो बहुत सिंपल है, लेट्स हैव अ क्विक पैटर्न ऑफ विंड, है ना। साइक्लोन में हमने क्या पढ़ा था कि लो प्रेशर एरिया होता है, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो विंड्स कैसे चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और अपना क्लॉकवाइज। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, एंटी क्लॉकवाइज अगर लो साइक्लोनिक विंड्स है, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक है तो क्लॉकवाइज चलेगी। सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है, साइक्लोनिक है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी साइक्लोनिक है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो विंड्स है बेटा ये दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दीज अदर डायरेक्शंस। ठीक है, चलिए तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो डायग्राम आपके लिए बड़ी क्रूशियल है, बड़ी प्यारी सी है। ठीक है, तो ये बताता है कि अलग अलग जो हमारे आप कह सकते हैं बच्चे अलग अलग जो जोन्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, उसमें कौन कौन से टाइप की विंड्स आपको देखने को मिलती है। देखिए आप अगर पोलर बेल्ट्स में जाएंगे तो अपने को मिलेंगी नीचे के साइड पे सदर्न हेमिस्फीयर में द पोलर ईस्टर्लीज, इससे ऊपर आएंगे थोड़ा सा तो अपने को मिलेंगे द वेस्टर्लीज। ठीक है, आप थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो जाती हैं, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल रीजन्स में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो जाती हैं बच्चे। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे तो वेस्टर्लीज है, इसके ऊपर जाओगे तो दोबारा से पोलर ईस्टर्लीज है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ना कई सारे प्रेशर सेल्स बनते हैं, विंड सेल्स बनते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यार, इन डिटेल डिस्कस करेंगे बच्चों अभी, है ना। तो ये एक जनरल डायग्राम है जो बताता है कि किस तरीके से हवाएं आपकी जो है सर्कुलेट करती हैं। एक ITCZ होता है, ITCZ स्टैंड्स फॉर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
तो दोनों तरफ के जो ट्रॉपिक्स की हवाएं हैं दोस्तों यहाँ के कन्वर्ज करती, मुलाकात करती, मिलती हैं, वो इलाका बन जाता है आपका द ITCZ। ठीक है, चलिए अब यहां तक आई होप बेटा कहानी समझ में आई होगी आपको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की। ठीक है, टॉपिक ऑब्वियस सी बात है काफी लंबा सा है, काफी बड़ा सा है, तो हम लोग भी 2-3 बातें यहाँ पे एकदम बढ़िया समझेंगे और फिर बेटा यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव फर्दर। तो थोड़ी सी बातचीत मैं आपसे और करूंगा, उसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द ITCZ। तो मैंने आपको बताया ना कि ITCZ वो इलाका है जहां पे विंड्स हमारी मुलाकात करती हैं, बातचीत करती हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो क्या होता है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, अब यहां की जो हवा है बेटा वो क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। क्यों भाई? वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। किसकी वजह से भाई? यहाँ पे कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई आइसोलेशन एंड लो प्रेशर क्रिएटेड। अब देखो उसको समझाता हूं मैं, देखो बहुत सिंपल है। अब क्या हो रहा है कि ऊपर से ट्रॉपिकल एरिया से आपकी हवा आ रही है, कहां आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। इक्वेटर के पास आके क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी, वो दोबारा से वार्म होने के बाद क्या होगी? लाइट होगी, तो वापस से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड यहां पे क्या होता है बच्चे जाकर के, ये जो लो प्रेशर जोन है आपका, यहां पे विंड्स आपकी कन्वर्ज करती हैं। सेम हैपेंस विद द सदर्न हेमिस्फीयर विंड्स आल्सो, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी क्या हो रहा है, देखो ऊपर ट्रॉपिक से हवा आ रही है, कहां आ रही है? इक्वेटर के पास आ रही है। इक्वेटर के पास क्या है, मामला थोड़ा गर्म है, आते आते क्या हो गई, काफी लो प्रेशर जोन में आ गई है, अब लाइटर हो गई तो वापस से ऊपर उठना स्टार्ट करेगी। सेम हैपेंस सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ऐसा जोन क्रिएट हो रहा है जहां पे सदर्न हेमिस्फीयर और द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों का जो ट्रेड विंड्स वाला सेक्शन है वापस में ऐसा मिल सा रहा है, ऐसा कन्वर्ज सा कर रहा है। ठीक है, अब जो कन्वर्ज एयर है हमारी वो कैसे राइज करती है? अलोंग द कन्वेक्टिव सेल। फिर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे पहुंचती है लगभग 14 किलोमीटर के हाइट पे, और वहां पे जो है फिर वहां से पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। अब इससे क्या होता है यार कि लगभग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में काफी सारी जो विंड है, एयर है बेटा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसका कुछ पार्ट इस एक्यूमुलेटेड एयर का क्या करता है, ग्राउंड पे नीचे सिंक करने लगता है और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर फॉर्म कर देता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक बहुत आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। देखिए क्या हुआ दोस्त, कि हवा जो थी ऊपर से आई है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ब्लो करना स्टार्ट की। फिर आपने देखा कि कई सारे फोर्सेस इफेक्ट करते हैं हवा को, वापस से टर्न होकर ऊपर की तरफ जब जानी स्टार्ट की, तो ऊपर हवा जब जितने भी अबव लैटिट्यूड्स पे जाएगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कूल होने लगेगी। अब कूल होने के बाद क्या होगा, काफी सारी हवाएं इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो एक हाई प्रेशर रीजन यहाँ पे आप देखोगे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा, जब हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा तो आपको पता है कि हाई प्रेशर में हवा ऊपर नहीं उठती, हवा सिंक करती, नीचे तरफ बैठने लगती, राइट। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि हवा यहां पे सिंक करना स्टार्ट करेगी और एक सब ट्रॉपिकल हाई रीजन यहां पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। अब क्या होता है, अनदर रीजन क्या है बच्चों यहाँ पे, दैट इज द कूलिंग ऑफ द एयर। मैंने आपको बताया ऊपर आएगा, टेम्परेचर कम है, थोड़ा तो कूल डाउन करेगा। अब नीचे जो लैंड सरफेस है अपना, है ना, यहां पे डाउन एट द लैंड सरफेस जो एयर है वापस से किधर फ्लो करेगी, टुवर्ड्स द इक्वेटर, है ना, ईस्टर्लीज बन करके। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, जो ईस्टर्लीज है फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेटर, ये कन्वर्ज करती हैं आपकी कहां पे आके, इन द ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो अभी हमने क्या देखा कि एक सेक्शन ऑफ एयर तो ऊपर उठ गया, ट्रोपोस्फेयर या 30 डिग्री के आसपास जो जाके एक्यूमुलेट हो गया, हेवी प्रेशर एरिया बन गया, वहां पे सब ट्रॉपिकल हाई बन गया। और फिर कुछ जो हवाएं हमारी ईस्टर्लीज थी वो वापस से कहां जाने लगी, हमारे इक्वेटर की तरफ। तो आप देखोगे जो हमारी ईस्टर्लीज हैं ये क्या करने लगी यार, वापस से अपनी इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगी। और यहां पे जब दोनों हेमिस्फीयर्स की ऐसी स्टर्लीज कन्वर्ज होंगी, मिलेंगे आकर के आपस में, ये जोन है आपका ITCZ। तो ITCZ बेसिकली बच्चे वही जोन है जहां पे आपके दोनों हेमिस्फीयर्स की जो हवाएं हैं वो आकर के कन्वर्ज करती है, मीटअप करती है, मिलाप करती है एक दूसरे से। ठीक है, तो एक आसान तरीका है इसको रिमेंबर करने का, राइट, दैट इज इन द ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, चलिए अब यहां पे बेटा ना कई सारे देखिए सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो सेल्स मैं आपको पढ़ा देता हूं, है ना, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पे द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की, राइट। चलिए अब कौन कौन से सेल्स बनते हैं, देखिए नंबर 1, अब ये जो सर्कुलेशन हो रहा है आपका सरफेस से ऊपर की तरफ, सरफेस है, हवा कहां उठ रही है, यहां से ऊपर की तरफ जा रही है मेरे भाई, क्योंकि आप देखोगे मैंने आपको बताया था खासकर इक्वेटर के पास आते आते हवा वार्म हो जाएगी, एयर लाइट हो जाएगी, तो ऐसा ऊपर की तरफ राइज करती है, उसका प्रॉपर्टी है यार वो। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो जो सर्कुलेशन हो रहा है सरफेस से अपवर्ड्स और फिर वापस ऊपर से नीचे आ रही है, ये क्या करते हैं, सेल्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों ज्योग्राफी में, इन्हें हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, किसको सेल्स कहते हैं, हवा का सरफेस से नीचे यहां से ऊपर की तरफ उठना, ऊपर जाके क्या हुआ, हाई प्रेशर बेल्ट बन गया, नीचे लो प्रेशर है, तो आपने पता हाई से लो फ्लो करेगा, सो ऊपर से वापस ऐसे घूम के नीचे आना। तो ये जो मूवमेंट है आपका क्या कहलाता है, कहलाता है सेल। और ऐसा सेल अगर आपको ट्रॉपिक्स में मिलेगा तो बन जाएगा हेडली सेल। अब अलग अलग वेदर साइंटिस्ट या उनके हिसाब से हमने इसको नामकरण किया हुआ है। ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड्स में जो सर्कुलेशन है वो कैसा होता है कि कोल्ड एयर अपनी सिंक करती है जो कि पोल से आ रही
हैवी एयर है यार, काफी मतलब भारी एयर है। और अगर आप देखोगे जो राइजिंग वार्म एयर है, ठीक है, अंदर राइजिंग वार्म एयर जो कि सब ट्रॉपिकल हाई से ब्लो करती है, तो यहां पे क्या हो जाता है, एक और सेल क्रिएट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एट द सरफेस। ये जो विंड्स होती हैं बेटा कहलाती हैं वेस्टर्लीज, एंड सेल कहलाता है आपका फेरल सेल। तो हमने क्या देखा, जो मिडिल लैटिट्यूड्स है हमारे, वहां पे जो हमारे पोल से एयर्स आ रही है वो काफी ठंडी हवा है और हाई प्रेशर वाली है, सिंक कर जाएगी, बैठेगी। वहीं सब ट्रॉपिकल हवा कंपैरेटिवली उससे मुकाबले तो वार्म होगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये जो सर्कुलेशन यहां पे बन रहा है दोस्तों सरफेस के ऊपर, ये कहलाता है आपका द फेरल सेल, और विंड्स कहलाती हैं द वेस्टर्लीज, राइट। नाउ अब पोलर लैटिट्यूड्स के ऊपर, जो पोलर रीजन्स में आप जाएंगे, जो हवा है आपकी बहुत डेंस है, राइट, तो ये क्या करती है, पोल्स के नीचे टाइप के सबसाइड कर जाती है, सिंक कर जाती है ना, बैठ जाती है ना, और फिर आप देखोगे वहां से जो है यार ब्लो करना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स मिडिल लैटिट्यूड्स। तो हमने क्या देखा, जो हमारी पोलर लैटिट्यूड्स पे हवा है, पोलर पोल्स के ऊपर जो आप देखोगे जबरदस्त हाई प्रेशर होगा, और उसको कंपेयर आप करेंगे अगर मिडिल लैटिट्यूड से, तो मिडिल लैटिट्यूड्स का जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली जो है उससे तो लो होगा ही होगा यार, वहां पे हवा कंपैरेटिवली थोड़ी ठीक ठाक टेम्परेचर की होगी। अब आप देखोगे क्या होता है दोस्तों, अब आप देखेंगे क्या होगा बेटा यहाँ पे, कि हमने क्या देखा कि पोलर लैटिट्यूड, जो पोलर्स है अपने पोलर रीजन है, वहां पे हवा क्या है, बहुत ठंडी है, बहुत डेंस हवा है, ठीक है, और हाई प्रेशर, सुपर हाई प्रेशर रीजन है। अब नीचे अगर आप देखोगे तो जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं वो कंपैरेटिवली एक लो प्रेशर कैरी कर रहे होंगे, तो अब क्या होगा, ये वाली जो डेंस एयर क्या करेगी, धीरे धीरे करना ब्लो आउट करना स्टार्ट करेगी टुवर्ड्स द मिडिल लैटिट्यूड्स, और अब इसे कहा जाएगा द पोलर ईस्टर्लीज, और ये जो सेल बन जाएगा कहलाएगा आपका पोलर सेल। तो ये जो तीन सेल होते हैं आपके, कौन कौन से बेटा, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ये आप देखेंगे पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर हवाओं के सर्कुलेशन को काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसफर है आपका हीट एनर्जी का लोअर लैटिट्यूड से हायर एल्टीट्यूड्स है ना, वो क्या करता है, एक जनरल पैटर्न को यहां पे मेंटेन करता है, एक जनरल सर्कुलेशन को यहां पे मेंटेन करता है। तो जनरल सर्कुलेशन जो हमारे एटमॉस्फेयर का है, ये ओशंस को भी इंपैक्ट करता है। अब आप देखेंगे लार्ज स्केल विंड्स जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लो करती हैं, वो बड़े बड़े करंट्स यहां जनरेट करती हैं ना, ओशंस के अंदर भी हवाएं जब मूव करती हैं अपनी, सो ओशंस इन रिटर्न क्या करते हैं बच्चे, एनर्जी को वापस से कहां प्रोवाइड करते हैं, जब ओशंस वार्म होते हैं, लेट्स से वार्म हवा मूव वहां पे कर रही है ओशन वाटर के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है सतह गर्म हो जाएगा ओशन का, है ना, इवापोरेशन वहां पे बनेगा, तो वाटर वेपर बन के एयर राइज करेगा। तो ये जो इंटरेक्शन है आपका, अगर आप देखोगे हवाओं का, ओशंस का, इन करेंट्स का, ये काफी हद तक हमारे क्लाइमेट वगैरह को जो है बेटा यहाँ पे इंपैक्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको कहानी बच्चों समझ में आई होगी, है ना, और यहाँ पे हमने बात किसी की, हमने बात यहाँ पे बेसिक सेल्स की, राइट। चलिए, तो ये जो पैटर्न है मूवमेंट का आने और जाने वाला, इसको हम क्या कहते हैं अपनी ज्योग्राफिक भाषा में, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं द सेल्स, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं। पानी वानी पीना हो बेटा तो आप पी लीजिए फटाफट से, ठीक है। फिलहाल इस कहानी को यहां से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से यार अपना एयर जो है ना सर्कुलेट करता है ना, तो भाई कर लिया सभी बच्चों ने, पानी पीने का ब्रेक दिया था मैंने आपको, कर लिया, पी लिया पानी वानी। चलिए, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, जरा सा टॉपिक बचा है अपना, है, तो फटाफट से इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देखो मैंने आपको कई सारे टर्म्स यहाँ पे बताए, ठीक है। आपने भी इस छोटे से ब्रेक में एक बड़ा प्यारा सा शब्द पढ़ा होगा, दैट इज सिंकिंग ऑफ द एयर या फिर सब्सिडेंस ऑफ द एयर। अब कई सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर सिंकिंग या सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है, राइट। तो बच्चों बहुत सिंपल है कि सब्सिडेंस का मतलब होता है जब एयर आपका डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है ना, जब एयर आपका नीचे की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, तब उसको हम कहते हैं भाई एयर अपना सबसाइड कर रहा है। जनरली हाई प्रेशर रीजन्स में आपको इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपनी एयर जो है नीचे की तरफ जा रही होती है, ज्यादा डेंस होती जाती है, तो आप देखोगे ये हमने पढ़ा था कि डेंसर एयर है, हेवियर एयर होती है, और ये उसी इलाके में पाई जाती है जहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलता है। जो अपनी गर्म हवा होती है, लाइटर होती है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और ये सर्कुलेशन अपना चलता रहता है। और इसी सर्कुलेशन को अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कई सारे नामों से जाना जाता है। अब ये जो सर्कुलेशन है इन्हें बहुत कॉमनली मेट्रोलॉजी में या फिर ज्योग्राफी के अंदर हम लोग कई बार सेल्स का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों यहाँ पे, कि अलग अलग टाइप के सेल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेट्स ट्राई टू जस्ट रिवाइज इट, ठीक है। एक बार दोबारा से फटाफट से इसका रिविजन करेंगे, उसके बाद दोबारा से आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो सर्कुलेशन है सरफेस से ऊपर के डायरेक्शन में और ऊपर से वापस सरफेस पे, इन्हें क्या कहा जाता है, द सेल्स, ठीक है। चले, कि हवा जो है सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर से वापस नीचे आएगी दोस्तों, यही सर्कुलेशन ऑफ एयर बन जाता है आपका सेल। अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे तो इन्हें आप हेडली सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा आप, हेडली सेल, ठीक है। और वही अगर आप मिडिल लैटिट्यूड्स में आ जाएं
तो सर्कुलेशन कैसा होता है दोस्तों, जो सिंकिंग कोल्ड एयर है, नीचे की तरफ मूव करती कोल्ड एयर है, कहां से आ रही है, पोल से आ रही है, ठीक है। और एक राइजिंग आपकी वार्म एयर है जो कहां से ब्लो कर रही है, सब ट्रॉपिक से। तो हमने क्या देखा यहां पे, अगर हम मिडिल लैटिट्यूड्स की बात करें तो एक अपनी ठंडी हवा है जो पोलर रीजन से आ रही होती है, नीचे की तरफ सिंक कर रही होती है, और एक सब ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ी सी वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सरफेस पे इन विंड्स को हम कहते हैं द वेस्टर्लीज, और यहां पे जो सेल आपका बनता है दोस्तों कहलाता है आपका फेरल सेल। फिर हमने क्या पढ़ा कि पोलर लैटिट्यूड्स, आप पोलर रीजन्स में चले आइए ऊपर की तरफ, तो यहां पे क्या होता है, जो कोल्ड डेंस एयर है वो क्या करेगी, सबसाइड करेगी नियर द पोल्स, वो नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगी, है ना, और किधर ब्लो करेगी, टुवर्ड्स द मिडिल लैटिट्यूड्स, और इसको हम क्या कहेंगे, द पोलर ईस्टर्लीज। अब यहां पे जो सेल बनता है मेरे भाई, वो बनता है बेटा द पोलर सेल, और ये जो तीनों सेल्स हैं बेटा, ये मिल करके आपके विंड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। चलिए, अभी जो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है लोअर लैटिट्यूड से आपके हायर लैटिट्यूड्स पे, ये क्या करता है, एक जनरल पैटर्न या जनरल सर्कुलेशन यहां पे मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए, अब जनरल सर्कुलेशन जो एटमॉस्फेयर का है किस चीज पे इंपैक्ट डालता है, ओशंस के ऊपर। तो हमने ये भी देखा है कि इसके वजह से कई सारे ओशन करंट्स यहां पे जनरेट होते हैं जो अपने आसपास के मौसम पे, वेदर पे, क्लाइमेट पे काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं। अब यहां से कहानी को हम लोग थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ा लेंगे दोस्त, एंड विल टॉक अबाउट द जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और उसका इंपैक्ट ऑन द ओशंस, ठीक है। चलो नंबर 1 देखिए, अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की, तो जो पैसिफिक ओशन है अपना बेटा, उसका जो वार्म होना है, उसका कूल होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के जनरल टर्म्स की, राइट। तो अगर जब भी आप कभी जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये आपके पैसिफिक ओशन का गर्म होना और ठंडा होना, ठीक है, द वार्मिंग एंड द कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब जो वार्म वाटर है आपका सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, ये धीरे धीरे किस तरफ बढ़ता है, ये बढ़ता है टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कोस्ट, ठीक है। और किसको रिप्लेस करता है बेटा, वहां का जो कोल्ड आपका पेरुवियन करंट है। तो पेरू आपको पता है ना, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों। तो पेरू के जो कोस्टल एरिया में आप जाएंगे, अगर आप समुद्री तट पे जाएंगे दोस्त, तो वहां पे आपको जनरली ठंडा पानी या कोल्ड करंट यहां पे देखने को मिलेगा, राइट। बट क्या होता है कि जब आपका इस तरीके का जनरल सर्कुलेशन आप देखते हो एटमॉस्फेयर में हवाओं का, तो ये जब इंपैक्ट करता है पैसिफिक ओशन को, तो आप देखोगे धीरे धीरे जो वार्म वाटर है सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, ये धीरे धीरे किस तरफ मूव करना पड़ता है, करने लगता है बच्चे टुवर्ड्स द साउथ अमेरिका वाला रीजन। और साउथ अमेरिका में कंट्री है पेरू, तो पेरू के पास बहने वाले जो ठंडा पानी का करंट है, उसको ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। और ऐसे में अगर आप देखोगे दोस्तों, जो वार्म वाटर है कोस्ट ऑफ द पेरू का, ये इसको हम कहते हैं द एल नीनो। क्या बोलते हैं इसको, द एल नीनो। तो एल नीनो इफेक्ट मैं आपको बताता हूं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इस चीज को। क्लास 9 में एक छोटा सा टॉपिक था क्लाइमेट चैप्टर के अंदर, इसको हम कहते थे एल नीनो। तो एल नीनो एक ऐसा फिनोमेना था जहां पे पेरू जो आपका देश है साउथ अमेरिका के अंदर, उसके अंदर जो नॉर्मल ठंडा पानी बहता है उसके समुद्र में, वो रिप्लेस हो जाता है एक वार्म वाटर से। अब क्योंकि ये जो फिनोमेना है ये 25 दिसंबर के आसपास होता था, है ना, जनरली, तो वहां से इसका एक नाम पड़ गया एल नीनो, ठीक है। वैसे हम स्पेनिश भाषा में इसको एल नीनो बोलते हैं, राइट, बिकॉज स्पेनिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होता है, तो वी कॉल इट एज एल नीनो, राइट। हम जनरली हम एल नीनो बोल देते हैं, राइट, बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आपका एल नीनो करके, ठीक है। स्पेनिश वर्ड है बेबी क्राइस्ट के लिए। तो आप देखोगे 25 दिसंबर क्रिश्चियनिटी में जो लोग है, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, वो है ना, वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं उस टाइम पे, तो वहां से जो है ये टर्म एल नीनो जो है हम लोग पिक कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि सर्कुलेशन की वजह से क्या हुआ, जो पैसिफिक ओशन था, सेंट्रल पैसिफिक ओशन, उसका वार्म वाटर कहां ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हुआ, साउथ अमेरिका के पेरू वाले साइड, और वहां का जो कोल्ड करंट था उसको यहां पे इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नाउ अब इसी को फिनोमेना को आप कहते हैं एल नीनो। अब एल नीनो इवेंट अगर आप देखोगे तो बहुत क्लोजली इफेक्टेड होता है किससे, प्रेशर में बदलाव से। तो प्रेशर के जो चेंजेस होते हैं आपके पैसिफिक ओशन के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर, उसको हम कई बार एनसो भी बोलते हैं। तो एनसो स्टैंड्स फॉर एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये किससे कनेक्टेड है, एल नीनो आपके प्रेशर चेंजेस से, जो कि आपको देखने को मिलते हैं सेंट्रल पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया के साइड, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन का जो सेंट्रल पैसिफिक वाला पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है, राइट। अच्छा, अब ये जो चेंज है ना आपका बेटा ओवर द प्रेशर कंडीशंस, इसको हम कहते हैं द सदर्न एक्सलेशंस, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया, जो मिला करके जब इसको कई बार एनसो कहा जाता है कि एल नीनो की वजह से होने वाले प्रेशर में बदलाव, ठीक है। तो हमारे जो प्रेशर कंडीशंस में जब चेंजेस आते हैं दोस्तों, तो जो प्रेशर कंडीशन का चेंज है वो कहलाता है सदर्न ऑक्सीलेशन, और मिला करके इसे कई बार कहा जाता है एनसो। तो एनसो स्टैंड्स फॉर एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को फटाफट से। नाउ अब अगर आप देखोगे तो इन द ईयर्स जब एनसो स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे लार्ज स्केल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वेदर के अंदर, खासकर पूरे वर्ल्ड में। अब जो एरिड, जो ड्राई वेस्ट कोस्ट है आपका साउथ अमेरिका का, ठीक है, वहां पे आप देखोगे हेवी रेनफॉल होता है। वाइल ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखेंगे तो ड्रॉट जैसे, सूखा जैसे हालात क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी भारत में भी आप देखेंगे क्या हो जाता है कि इंडिया में
जो है सूखे से हालात हो जाते हैं, बिकॉज मानसून हमारा बहुत कमजोर हो जाता है अगर एल नीनो अगर करता है तो, ठीक है। वहीं चाइना में देखेंगे तो फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इस तरीके से आप देखोगे तो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कहते हैं ना, कई बार इस बार भी आपने जब मानसून आया तो आपने सुना होगा कि वेदर डिपार्टमेंट कह रहा था भारत का कि यार इस बार एल नीनो का सिचुएशन है, तो पॉसिबली हो सकता है हमारे मानसून जो है कमजोर रहे। अब उसका रीजन है, बताता हूं क्यों। आपने कभी अगर मानसून का फिनोमेना पढ़ा है, अगर आपको अपनी क्लास 9th याद है दोस्त, तो हमने एक बात पढ़ी थी, अगर आपने पढ़ी होगी, आपको पढ़ाई गई होगी, ठीक है, कि आप जब कभी मानसून की हवाओं की बात करते हैं ना बेटा, तो मानसून की हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नहीं आ रही होती, ठीक है। अगर आपको ये बात याद है क्लाइमेट चैप्टर की, तो ये बात बड़े अच्छे से आप याद कर पा रहे होगे, रिकॉल कर पा रहे होगे कि जो मानसून की हवा है ना मेरे भाई, वो ब्लो कर रही होती है सदर्न ओशन से, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर वाले ओशन से, ठीक है। और वहां से इक्वेटर क्रॉस करती है, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद जो है फिर क्या करती है, टर्न करती है अपने भारत वाले सबकॉन्टिनेंट साइड। तो इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर एल नीनो सिचुएशंस बन जाते हैं तो यहां पे आपकी जो हवाएं हैं, ट्रेड विंड्स वगैरह हैं, वो काफी कमजोर, काफी वीक हो जाती हैं, और ऐसी हवाएं फिर आप देखोगे कि बहुत तगड़ा मानसून कैरी नहीं कर पाती। सो मानसून के ऊपर भारत में आप देखेंगे बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालता है अपना एल नीनो। तो अगर ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, एनसो का फिनोमेना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको बहुत ही अजीबोगरीब वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहां ड्राई है वहां रेनफॉल, जहां रेनफॉल होती है वहां ड्रॉट सिचुएशंस। तो ये अगेन बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, राइट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सीजनल विंड की। अब देखिए जो पैटर्न है हमारे विंड सर्कुलेशन का दोस्तों, ये कई सारे सीजन्स में भी काफी मॉडिफाई हो जाता है। कई सारे सीजन्स में आपको अलग अलग तरीके से हवाएं बहती हुई दिखेंगी। इसका एक बड़ा रीजन है कि आपका शिफ्टिंग ऑफ द रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर और विंड बेल्ट्स। तो आपके जो हीट बेल्ट्स होते हैं, प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, विंड सिस्टम्स होते हैं, ये सीजन्स के हिसाब से भी काफी हद तक बदलते रहते हैं। अब अगर आप देखोगे दोस्तों कि द मोस्ट प्रोनाउंस, सबसे बढ़िया इफेक्ट आपको दिखाई देगा ऐसे शिफ्ट का, वो है मानसून। तो हमने क्या देखा कि हमने जनरली अगर हम देखेंगे एक जनरल सर्कुलेशन का पैटर्न है हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स का, जैसे विंड्स अपनी बहती हैं, राइट। अब बट कभी कभी क्या होता है कि सीजनल सीजन्स के हिसाब से भी आपको इस विंड सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका मानसून की हवाएं। तो मानसून को जब आप डिफाइन करते हो तो आप क्या बताते हो, आप कहते हो दोस्तों कि मानसून क्या है, एक सीजनल रिवर्सल है विंड पैटर्न का, कि जो आपके हवाओं का बहने का जो रुख है, जो तरीका है, उसमें जब एक नॉर्मल तरीके में बदलाव आ जाए, एक रिवर्सल सा आ जाए, तो वो मौसम आपका मानसून सा कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा जो है स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में आपको बहुत ज्यादा विजिबल पड़ेगा इफेक्ट, जो अदर लोकल डिविएशन है जनरल सर्कुलेशन से, है ना, उसमें भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि जनरल सर्कुलेशन से एक सर्टेन फिनोमेना होता है कि जनरली जो अपना मूवमेंट ऑफ द एयर है वो डिफाइंड है, ठीक है। बट कभी कभी इससे ऑपोजिट भी चीजें होती है, जैसे मानसून एक एग्जाम्पल है, प्लस और भी कई डिविएशन, जैसे लोकल विंड्स आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, भारत में लू मिलती है आपको। तो लू क्या है, बहुत गर्म हवा है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है, राइट, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट कर सकती है आपको। फिर ऐसे आप बंगाल चले जाइए, वहां काल बैसाखी की स्टॉर्म्स आती हैं, ठीक है। वैसे ही पूरे भारत में आप देखोगे ना तो अलग अलग टाइप के भी आपको विंड्स या लोकल विंड्स देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ अब क्या होता है, जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है ना, उसके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों। अब देखिए फॉर एग्जांपल हीटिंग एंड कूलिंग, बहुत सिंपल सी बात है, हीट मतलब गर्म होना, कूल मतलब ठंडा होना। अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे ये फिनोमेना काफी डिफर करेगा। अब राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान छोड़िए, आप किसी भी डेजर्ट की बात कर लीजिए। डेजर्ट में आपको पता है क्या होता है, रेत होती है यार। तो डेजर्ट्स का सिनेरियो कैसा होता है कि डेजर्ट्स में रेत बहुत जल्दी गर्म होती है ना, दोपहर के टाइम पे। अब वही अगर आप रात में चले आइए तो उतनी ठंडी होती है। तो आपको दिन और रात के टेम्परेचर्स में ना ड्रास्टिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वन पॉइंट जो आपको समझा सकता है कि देखिए इसकी वजह से भी ना कई सारे जबरदस्त लेवल के विंड्स यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, और लोकल विंड्स उसका एक बेहतरीन फिनोमेना है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने देखा तो ये विंड्स हैं जो लगभग डेली या एनुअल बेसिस पे आपके क्या कह सकते हैं बच्चे क्रिएट होती हैं, ठीक है। कुछ कॉमन लोकल विंड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वेरी वेरी कॉमन लोकल विंड्स है ना, बहुत सारे लोकल विंड्स हैं। जैसे आप देखोगे समुद्री इलाकों में लैंड एंड सी ब्रीजेस बहुत कॉमन है। समर्स के टाइम पे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो भारत का है ना, पंजाब हरियाणा राजस्थान वाजस्थान वाला, यूपी अपना इधर वाला बिहार वाला क्षेत्र, तो आप देखोगे पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में लू बहुत कॉमन है। बंगाल में मैंने आपको बताया कि काला तूफान काल बैसाख आता है, वो बहुत कॉमन है। कर्नाटक और वहां चले जाइए आप नीचे नीचे वाले साइड पे, कर्नाटका चले जाइए, केरल चले जाइए, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होती है, मैंगो शावर्स आप उनको कहते हैं, ठीक है, चेरी ब्लॉसम कहते हैं कर्नाटका के अंदर। तो ऐसी कई सारी लोकल विंड्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में बड़ी एक्टिव होती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंड एंड द सी ब्रीज गाइस। देखो लैंड एंड सी जो है
ये क्या करते हैं, हीट को अब्सॉर्ब भी करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से। अब दिन के समय क्या होता है यार कि लैंड, मैंने आपको बताया कि जमीन जो है बेटा वो जल्दी गर्म होगी, नॉर्मल सी बात है, जमीन आपका जल्दी गर्म होता है एंड जल्दी वार्म हो जाता है सी के मुकाबले। अब इसलिए अगर आप देखोगे कि लैंड के ऊपर क्या होगा, जितनी भी एयर होगी वो आपकी लाइटर एयर होगी, हल्की एयर होगी, गर्म एयर होगी, है ना, और वो क्या करेगी, उठने का, भागने का ट्राई करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब कभी भी कहीं पे भी गर्मी होती है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां का हवा क्या होता है, वहां का हवा जो होता है हमेशा गर्म हो जाता है। गर्म हवा का प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि वो हमेशा उड़ना चाहती है ना, भागना चाहती, बस रुकना नहीं चाहती। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है कि हवा क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, हवा तो ऊपर की तरफ उठ गई, लेकिन नीचे तो एक खाली स्पेस क्रिएट हो गया ना, या लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो लैंड के ऊपर दोपहर में क्या है, एक लो प्रेशर एरिया है। वेयर अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र रिलेटिवली कूल आपको मिलेगा एंड प्रेशर जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई है। अब यहां पे क्या डेवलप हो गया, एक प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, है ना, एक तरफ हाई प्रेशर, एक तरफ लो प्रेशर। अब इससे क्या होगा यार कि समुद्र से जो है हवाएं कहां ब्लो करेंगी, टुवर्ड्स द लैंड, है ना, और जो विंड कहां से ब्लो करेगी बच्चे, फ्रॉम द सी टू द लैंड, इसको हम कहते हैं द सी ब्रीज। हमने हमेशा देखा था जब कभी भी प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, कैसे बनता है, जब एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर है, और विंड्स का मूवमेंट हमेशा कैसे होता है, हाई लो है लो, ठीक है, तो हेलो से याद रख लो यार, हाई लो, ठीक है, तो हाई लो भैया, हाई लो क्या हाल चाल, ठीक है, तो हाई लो मतलब हाई से लो, हाई टू लो, ठीक है। तो समुद्र से किधर ब्लो करेगा अपना, ये ब्लो करेगा टुवर्ड्स द लैंड, तो उसको आप कई बार सी ब्रीज कह सकते हैं। लोकल फिनोमेना है, जनरली आपको कोस्टल एरियाज में दिखता है। रात में क्या होगा यार, आपके प्रेशर कंडीशंस रिवर्स कर जाएंगे। रात में आप देखोगे तो लैंड अपना हीट जल्दी लूज करेगा, लेकिन समुद्र उतनी जल्दी लूज नहीं कर पाएगा। तो एज अ रिजल्ट लैंड के ऊपर बन जाएगा हायर प्रेशर, समुद्र पे बन जाएगा लोअर प्रेशर, एंड एज अ रिजल्ट अभी जो है आपकी कैसे चलेगी हवा, फ्रॉम द लैंड टू द सी, तो इसको आप कहते हैं द लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट था जो आई गेस आप सभी को ज्योग्राफी में सिखाया गया होगा बहुत छोटी क्लासेस के अंदर कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल फिनोमेना है यार, लोकल कंडीशंस की वजह से, हीटिंग एंड कूलिंग डिफरेंस की वजह से हो रहा है कि दोपहर में देखिए जमीन ज्यादा गर्म है तो ऑब्वियस बात है जमीन पे एक लो प्रेशर है, समुद्र आपका कंपैरेटिवली ठंडा है तो आप एक हाई प्रेशर है, तो दोपहर में समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलेगी हाई टू लो, ठीक है, सी ब्रीज बोला जाएगा, सी से आ रही तो सी ब्रीज है भाई, है ना, मस्त हवा है अपनी। रात में क्या हो जाएगा, जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी कंपेयर टू द पानी, तो एज अ रिजल्ट जमीन पे हाई है और पानी पे अपना लो प्रेशर है, तो क्या होगा यहाँ पे, जमीन से हवा चलेगी टुवर्ड्स द पानी, एंड दैट विल बी कॉल्ड द लैंड ब्रीज, बिकॉज लैंड से ब्लो कर रही है भाई, तो ब्रीज हो गया। ब्रीज मतलब आप समझ जाइए एक हल्की सी प्यारी सी हवा। ठीक है, चलिए नाउ अब बात करते हैं हमारे माउंटेन एंड वैली विंड्स की। देखिए माउंटेन्स आपने देखा होगा, जब कभी आप पहाड़ों पे जाइए तो पहाड़ों पे ना बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी हवा चलती रहती है दोपहर में, शाम को, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग। तो पहाड़ों का जो व्यू होता है ना यार, बहुत अमेजिंग होता है अपने आप में, राइट। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि माउंटेनियस पहाड़ों में, माउंटेनियस रीजन्स की अगर हम बात करें तो दोपहर में क्या होता है, जो स्लोप होता है, जो ढलान क्षेत्र है पहाड़ का, ये अपना पहाड़ है, ठीक है, तो जो स्लोपी एरिया है ये जल्दी हीट अप होता है, और जो एयर होती है ना वो कैसे स्लोप कैसे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है, राइट। अच्छा है ना, क्या टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप टू द, ठीक है। चलो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जनरली क्या होगा कि हमारी जो पहाड़ का स्लोप होता है ना, वो जल्दी हीटअप हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जो हमारी एयर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे काफी ज्यादा लाइटर एयर होगी, राइट, हवा, और किधर भागेगी, भागेगी उधर वैली क्षेत्र में, घाटी वाले क्षेत्र में, जहां पे कंपैरेटिवली हायर प्रेशर होगा। तो इस विंड को हम क्या कहते हैं, द वैली ब्रीज। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप घाटी क्षेत्र में जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको बड़ा बढ़िया सा हवा का झोंका एकदम फील होगा, राइट, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, को सिंपल है लॉजिक यार, पहाड़ों में जो साइड आपका हीटअप ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा, वो एक्सपीरियंस करेगा लो प्रेशर, और जो ठंडा होगा ऑब्वियस सी बात है वहां पे होगा हाई प्रेशर, राइट। तो हमेशा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर से ऐसे वैली से जो है विंड उठता हुआ जो है किधर बढ़ेगा, अपने लो प्रेशर वाले रीजन पे। सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं द वैली ब्रीज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जो है आपकी हवा उठती हुई जा रही है, राइट, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ऊपर हवा गर्म है, लाइटर एयर है, वो तो खाली हो जाएगी, है ना, वो करे क्या करेगी, भागेगी, अपने यही सीखा था ना कि लाइट एयर भाई भागती है, जैसे हवा हल्की होती है, गर्म होती है तो ऊपर की तरफ ऐसा उड़ के भागने लगती है, उधर एक खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है, राइट। बट एट द सेम मोमेंट वैली का तो हवा डेंस है ना यार, तो वो क्या करेगा, अच्छा चलो खाली स्पेस हो गया, आओ चलो फिल करते हैं चल के, तो वो यहाँ से नीचे ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, चलो अब ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, स्लोप्स आपके ठंडे हो जाते हैं एंड डेंस एयर जो है यहाँ पे ऊपर से नीचे वैली में जानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं माउंटेन विंड। अब ये जो कूल एयर है ना ऑफ द हाई प्लेट्यूज, आइस फील्ड्स, ये कहां पे चले आती है, टुवर्ड्स द वैली, एंड इसको हम कई बार कटाबिक विंड भी काटाबैटिक विंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं और बढ़िया समझाता हूं आपको, सुनो ध्यान से सुनना। दोपहर का मसला समझ में आया कि दोपहर में भाई साहब की वैली में कंपैरेटिवली ठंडी हवा है, माउंटेन स्लोप्स पे गर्म है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर लो प्रेशर नीचे हाई प्रेशर, हवा कैसे मूव करेगी, हाई टू लो।
रात में क्या होगा, स्लोप्स ठंडे हो जाएंगे वैली के कंपैरिजन में, तो हवा कैसे ब्लो करेगी, ऊपर से नीचे, राइट, तो उसको हम कहते हैं माउंटेन विंड। अब कभी कभी क्या होता है, जो कूल एयर है आपके हायर प्लेट्यूज की, जो अच्छे प्लेट्यू रीजन है ना, प्लेट्यू भी क्या होते हैं, थोड़े थोड़े पहाड़ी टाइप के होते हैं, बस प्लेट्यू का जो शेप होता है ना कुछ ऐसा होता है यार, तो प्लेट्यूज इस टाइप की पहाड़ियां होती है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जो हाई प्लेट्यूज है हमारे, है ना, वहां पे जो ठंडी हवा है, जो आइस फील्ड्स है, वो क्या होती है, कहां ड्रेन करती है, इनटू द वैली। वो ऊपर से क्या होती है, नीचे की तरफ वैली की तरफ जाना स्टार्ट होती है। इसे हम कई बार कैटाबेटिक विंड भी कहते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कई बार आपसे पूछता है। ये भी लोकल ही विंड है दोस्तों। अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड, एक और गर्म हवा भी होती है, जो कि लीवर्ड साइड पे होती है माउंटेन के। अब लीवर्ड साइड क्या होता है साहब, तो लीवर्ड साइड देखिए हमेशा उस तरफ को कहते हैं पहाड़ के, जहां पे आपकी जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स हैं वो नहीं पहुंच पाती। किसी भी पहाड़ का मेरे भाई दो तरीके का साइड आपको मिलेगा, एक कहलाता है द विंडवर्ड साइड और एक कहलाता है आपका द लीवर्ड साइड। अब विंडवर्ड साइड की बात यह है मेरे भाई कि विंडवर्ड साइड पे आप हमेशा देखेंगे दोस्तों कि वो इलाका है जहां पे मॉइस्चर कैरिंग विंड सीधा आके टकरा रही है, ठीक है, और काफी सारा बारिश कर रही है। लीवर्ड साइड बेटा वो इलाका है जहां पे आपकी हवाएं पहुंच नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से, और ये एरिया कंपैरेटिवली ड्राई रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक वार्म विंड अकर करती है लीवर्ड वाले साइड पे ऑफ द माउंटेन रेंजेस, और जो मॉइस्चर इन विंड्स में जब ये माउंटेन रेंजेस को क्रॉस कर रही होती है तो कंडेंस कर जाता है, जम सा जाता है, राइट। और फिर अगर आप देखोगे जैसे जैसे ये डिसेंड करता है टुवर्ड्स द लीवर्ड साइड, नीचे जा रहा होता है लीवर्ड साइड के स्लोप के, ठीक है, तो जो ड्राई एयर है आपकी वो क्या होती है दोस्तों, वो वार्म अप हो जाती, गर्म हो जाती, क्यों, बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो ड्राई एयर है ये क्या करती है, आपके स्नो को मेल्ट कर देती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो वार्म एयर है आपका, जो वार्म विंड है, जो लीवर्ड साइड पे कर रही है माउंटेन के, ठीक है, माउंटेन रेंजेस के, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना बच्चे, वो क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, ठीक है, जब ये माउंटेन रेंजेस को क्रॉस कर रही होती हैं, और वहां पे आप देखोगे तो जमना सा स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग फिजिकल फिनोमेना यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। चलो ओके ओके, सो यार आपने शायद फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी पॉसिबली, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आर्ट्स के बालक हो, और ये आपने 10th में भी नहीं पढ़ा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस ना यार थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डील करता है हीट के साथ, तो एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि मतलब बिना कांटेक्ट में आए ऐसा हीट ट्रांसफर हो रहा है, या और अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, कि यहां पे होता क्या है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बच्चे जो भी आपका पर्टिकुलर बॉडी होगा ना, वो क्या करेगा, हीट को ट्रांसफॉर्म मतलब स्प्लिट कर देगा, फेंक देगा आपके आसपास के सराउंडिंग्स के अंदर, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला होता है, बट बेसिक भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पे क्या होता है यार कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, वो एज अ वर्क के फॉर्म में जो है अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को, जो भी वो कैरी कर रहा है उसको ट्रांसफर कर देता है टू द सराउंडिंग्स, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब यहां पे पॉइंट है कि यहां पे जनरली दो बॉडीज का यार कांटेक्ट नहीं होगा जब हीट ट्रांसफर होगी यहां पे, ठीक है, बट अगर आप देखोगे कि विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट जो हीट है वो सराउंडिंग्स की तरफ, या जो एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो सराउंडिंग्स की तरफ थ्रो कर दिया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। चलिए, सो हमने क्या देखा कि जब ये डिसेंड करेगी, जब ये नीचे उतरेगी, जो आपकी गर्म वाली हवा थी कंडेंस हो चुकी है, तो यहां पे क्या होगा, किस साइड से, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन से। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये ड्राई एयर जो है ना आपकी वार्म होती जा रही, गर्म होती जा रही, नीचे उतरते उतरते, और ये क्या करेगी, बिकॉज ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स लग रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से ये वार्म अप होती जा रही है, ठीक है, सराउंडिंग से कांटेक्ट में आती, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा, बट मैंने कहा ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सिस्टम है आपका थर्मोडायनेमिक वाला, वो ऐसा सराउंडिंग्स के साथ अपना हीट स्प्रेड कर देगा, राइट। तो उस वजह से आप देखोगे उस प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि ये वार्म अप होती जाती, गर्म होती जाती थोड़ी थोड़ी, और फिर जो आपका जमा हुआ आप कह सकते हैं प्रेसिपिटेट है या स्नो वगैरह जो भी होगा उसको ये मेल्ट कर देती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस, राइट। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे, जनरली ऑन द लीवर्ड साइड्स ऑफ द माउंटेन्स, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द एयर मासेस। अब एयर मासेस क्या होते हैं, देखिए, जब एयर जो है ना रिमेन करती है ओवर अ होमोजीनियस मतलब एक जैसे इलाके पे, जब काफी लंबे समय तक एयर आपकी सस्टेन करे, वहीं पे रहे, प्रेजेंट रहे, तो इसको ना क्या होता है, और उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। मान लीजिए एयर का एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है, वो काफी समय से एक पर्टिकुलर एरिया पे जमा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा मेरे भाई कि उसके अंदर ना काफी सारे उसके एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, राइट। अब जो होमोजीनियस रीजन है ना, वो हो सकता है आपका वास्ट ओशन सरफेस हो,
बड़े प्लेन्स एरियाज हों। सो एयर इन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, है ना, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कहलाती है द एयर मास। ठीक है, तो एयर मास क्या है दोस्तों? एयर मास एक बहुत बड़ा सा एयर सिस्टम आप कह सकते हैं, तो किसी बड़े से लार्ज एरिया के ऊपर काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं उस एरिया के, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और तब इसे कहा जाता है द एयर मास, राइट। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, ठीक है, इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो एक ऐसा लार्ज बॉडी ऑफ एयर है जिसका हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल फ्लो में आप देखोगे तो टेम्परेचर और मॉइस्चर के अंदर वेरिएशन बहुत कम मिलता है। जो होमोजीनियस सरफेस है, मतलब एक जैसे दिखने वाले दोस्तों, जहां पे एयर मासेस फॉर्म होते हैं, उन्हें हम कहते हैं द सोर्स रीजन्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बच्चे? द सोर्स रीजन्स। कि वो इलाके, जैसे आपका बड़ा सा मान लीजिए ओशन सरफेस हो गया, ठीक है, तो वो एरियाज जहां पे आपके बेटा ये होमोजीनियस सरफेसेस, मतलब एक जैसे दिखने वाले एरियाज जहां पे आपके बड़े बड़े एयर मासेस एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द सोर्स रीजन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब एयर मासेस को हम लोग ना उनके सोर्स रीजन के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 5 मेजर सोर्स रीजन है अपने एयर मासेस के। नंबर 1 पहला है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। ठीक है, जितने भी वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपके ओशंस लाई कर रहे हैं। फिर आपका सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट रीजन, काफी बड़ा सपाट एरिया है। ठीक है, फिर आप देखिए कोल्ड हाई लैटिट्यूड वाला ओशंस, हायर लैटिट्यूड पे ठंडे पानी वाले ओशंस आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स हायर लैटिट्यूड्स में आपको मिलेंगे, है ना, और परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स जो आपको मिलने वाले हैं आर्टिक और अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मेजर 5 रीजन्स हैं, 5 ऐसे रीजन्स हैं जो कि सोर्स रीजन माने जाते हैं मल्टीपल एयर मासेस के। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज। अब इसी के रीजन्स के हिसाब से हमने कुछ एयर मासेस को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है। पहला कहलाता है आपका जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, जिसको एमटी स्मॉल एम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दूसरा कहलाता है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, जिसको स्मॉल सी बड़े टी से डिनोट करते हैं। तीसरा है मैरीटाइम पोलर। ठीक है, चौथा है बेटा आपका द कॉन्टिनेंटल पोलर, और पांचवा है बेटा आपका द कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एयर मासेस होते हैं वो वार्म होते हैं जनरली, और जो पोलर रीजन्स के पास एयर मासेस होते हैं वो ठंडे होते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है यार। ट्रॉपिकल एरियाज कंपैरेटिवली वार्मर होते हैं अगर आप टेम्परेचर में देखोगे, और वही पोलर रीजन्स में आप जाओगे तो टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली फॉल करता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हवा आपकी ट्रॉपिक्स में लाई करेगी कंपैरेटिवली वार्मर होगी, और जो हवा आपकी पोलर बेल्ट्स में लाई करेगी दोस्तों वो कंपैरेटिवली आपकी ठंडी रहेगी। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको कंसेप्ट एकदम बिठा लेना है। आई बात समझ में कि 5 रीजन्स हमने निकाले यहाँ पे, सोर्स रीजन्स, और उनके बेसिस पे हमने 5 तरीके के एयर मासेस को यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, चलिए, तो एयर मास क्या होता है? वेरी लार्ज बॉडी ऑफ एयर जो कि सर्टेन सोर्स रीजन पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, विद लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन उसके टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह में, राइट। चलिए, जब दो एयर मासेस आपस में मिलते हैं ना बेटा, तो जो बाउंड्री होती है इनकी उसको हम कहते हैं फ्रंट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एयर मास ये था, एक एयर मास ये था, तो जो बाउंड्री होगी इनके बीच की वो क्या कहलाएगी? फ्रंट, है ना। और जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स का, इसको हम कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब दो एयर मासेस आपस में मिलते हैं, इनके बीच का मालिक जो बाउंड्री हो क्या कहलाता है? फ्रंट कहलाता है मेरे भाई। और ये जो आपका प्रोसेस है फ्रंट फॉर्मेशन का, इसे फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, 4 तरीके के फ्रंट्स आपके सामने दिखते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी और ऑक्लूडेड। जब फ्रंट आपका स्टेशनरी होता है, एकदम कोई मूवमेंट उसमें नहीं होती बहुत ज्यादा, तो ये स्टेशनरी फ्रंट बन जाता है। ठीक है, तो जब कोल्ड एयर, ठंडी हवा जो है आपकी किधर मूव करती है? टुवर्ड्स द वार्म एयर मासेस, इसका जो कॉन्टैक्ट जोन है वो कहलाता है कोल्ड फ्रंट। ठीक है, और ऐसे ही जब वार्म एयर आपका मूव करेगा टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मासेस, तो इसका कॉन्टैक्ट जोन बन जाएगा वार्म एयर फ्रंट। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? बहुत ही आसान है यार। स्टेशनरी में मतलब, स्टेशनरी मतलब सेटल्ड है ना, बिल्कुल मूवमेंट आपको रेयर दिख रही है। तो जब फ्रंट आपका एकदम रेयर, मतलब मूवमेंट नहीं है वहां पे, एकदम स्टेशनरी है, उसको हम स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। फिर कोल्ड में क्या है? जब कोल्ड हवा, ठंडी हवा का जो एयर मास है वार्म की तरफ बढ़ेगा तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो कहलाएगा कोल्ड फ्रंट, और ऐसे जो गर्म हवा का एयर मास है वो ठंडे की तरफ बढ़ेगा तो कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाएगा द वार्म फ्रंट, राइट। नाउ अब कोई एयर मास अगर मान लेते हैं लैंड सरफेस के ऊपर कंप्लीटली उठा लिया जाए, ये मैं लैंड सरफेस है, राइट, दिस इज माय लैंड सरफेस। ठीक, अब कोई भी एयर मास मतलब इट्स अ गुड बॉडी ऑफ एयर, काफी लार्ज बॉडी ऑफ एयर है ना, तो वो इसके ऊपर ऐसा लिफ्ट हो जाए, इसके ऊपर ऐसा उठ सा जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग दोस्तों? द ऑक्लूडेड फ्रंट। क्या देखा हमने यहाँ पे? कोई भी एयर मास जो कि ऐसा फुली लिफ्टेड है, सरफेस से ऐसा ऊपर की तरफ फुली लिफ्टेड है यार, वो क्या कहलाता है? द ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, सो जो फ्रंट्स आपके मिडिल लैटिट्यूड्स में अकर करते हैं, ठीक है, एंड जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टीप ग्रेडियंट, स्टीप फॉल इन टेम्परेचर और प्रेशर, ये आप देखोगे टेम्परेचर के अंदर बहुत अब्रप्ट चेंजेस लेकर के आएंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जो एयर है आपकी वो ऊपर की तरफ उठेगी, राइज करेगी क्लाउड्स फॉर्म करने के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि बेटा कई बार यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो अपने 4 टाइप के फ्रंट्स आई गेस बहुत ही क्लियर होने चाहिए आप बच्चों को। ठीक है, बहुत ही क्लियर होने चाहिए। देखो बहुत प्यारा है। तो हमने क्या पढ़ा यार? 4 टाइप के फ्रंट्स पढ़े। देखिए,
तो यहां पे हमने क्या देखा, जब वार्म एयर हमारी किधर मूव कर रही है टू मीट द कोल्ड एयर, तो जो कांटेक्ट पॉइंट है आपका वार्म फ्रंट कहलाता है, WF लिख लेता हूं उसको, ठीक है। ऐसे जब ठंडी हवा मूव कर रही है टू मीट द वार्म एयर, ये बन जाता है अपना कोल्ड फ्रंट, ठीक है। और ऐसे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पे जब एयर आपकी लिफ्ट अप हो जाती है, ऊपर की तरफ होती है, तो ये बन जाता है आपका अक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। तो तीन तरीके के फ्रंट तो हमने यहां देख लिए, प्रॉपर मतलब रिप्रेजेंटेशन बाय डायग्राम। और एक स्टेशनरी था, मतलब वहां पे आपका कोई मूवमेंट आपको खास दिखता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। फ्रंट पे क्वेश्चन आता है भाई, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख लो इसको, ठीक है। इट्स वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन यार, फ्रंट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब देखिए ये सिस्टम्स कहां डेवलप करते हैं, मिड और हाई लैटिट्यूड्स में, कहां, ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तो ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड, ठीक है। इनको कई बार मिडिल लैटिट्यूड या फिर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। अब जो फ्रंट है बेटा, यहाँ पे जो पैसेज है फ्रंट का, आपका फ्रंट आप समझ ही गए होगे ना, कि जहां पे आपका दो एयर मासेस मिल रहे हैं, राइट। सो द पैसेज ऑफ फ्रंट यहाँ पे अब्रप्ट चेंज कॉज करता है किसमें, वेदर कंडीशंस के अंदर ओवर द एरिया जहां पे मिडिल हाई लैटिट्यूड्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां बनेंगे, अलोंग द पोलर फ्रंट, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल, जो पोलर फ्रंट है उसके पास आप देखोगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। इनिशियली फ्रंट स्टेशनरी होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वार्म एयर आपकी ब्लो करती है साउथ साइड से, ठीक है, जो कोल्ड एयर ब्लो करती है फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट, वो यहाँ पे जब मीटअप करते हैं तो आप देखोगे इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। जनरली स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत इनिशियल स्टेज में स्टेशनरी होता है, फिर जब वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मूव करती है एक दूसरे की तरफ, तब आप देखोगे इसमें बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अब जब प्रेशर आपका ड्रॉप करता है अलोंग द फ्रंट, है ना, फ्रंट जहां पे बन रहा है, जब वहां प्रेशर ड्रॉप करेगा तो वार्म एयर क्या करेगी, नॉर्थ की तरफ मूव करेगी, और जो कोल्ड एयर बेटी हमारी कहां मूव करेगी, टुवर्ड्स द साउथ। अब इससे क्या होता है यार, कि एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चे, जब प्रेशर ड्रॉप किया फ्रंट में, जब प्रेशर ड्रॉप हुआ तो अपनी ठंडी हवा जो थी, वार्म एयर कहां मूव की, टुवर्ड्स द नॉर्थ, और कोल्ड एयर कहां मूव की, टुवर्ड्स द साउथ। अब इससे क्या हुआ, वार्म एयर कहां जा रही, वार्म एयर जा रही टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, कोल्ड एयर जा रही टुवर्ड्स द साउथ। तो एक एंटी साइक्लोनिक या एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इससे क्या होगा, एक तगड़ा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होगा, जिसमें एक वार्म फ्रंट होगा और एक कोल्ड फ्रंट होगा। सिंपल सी बात है, एक तरफ वार्म एयर है, एक तरफ कोल्ड एयर है, एक वार्म फ्रंट बनेगा, एक कोल्ड फ्रंट बनेगा, और इस साइक्लोन कहलाएगा था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिकॉज ये ट्रॉपिक्स के आगे है, मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट्स मूव फर्दर आगे। चलो अब यहाँ पे क्या होता है ना, पॉकेट्स होते हैं वार्म एयर के, है ना, छोटे छोटे आप कह सकते हो स्पेसेस, जैसा वार्म सेक्टर भी कहते हैं, बिटवीन फॉरवर्ड एंड द रियर कोल्ड एयर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फॉरवर्ड एंड रियर कोल्ड एयर के बीच में छोटे छोटे पॉकेट्स आपको मिलेंगे वार्म एयर के, ठीक है। या फिर उसको आप कह सकते हो बच्चे, तो इन पॉकेट्स को हम कहते हैं वार्म सेक्टर, अगर कोल्ड एयर का होगा तो उसको हम कहेंगे कोल्ड सेक्टर। अब वार्म एयर क्या करती है ना, ऐसे कोल्ड एयर के ऊपर से ग्लाइड करती मतलब से फिसलता हुआ निकलता है, और आपको बहुत सारे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं ओवर द स्काई, है ना, हेड ऑफ द वार्म फ्रंट, जो कि आपकी बारिश कॉज करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो कोल्ड फ्रंट है वो इधर वार्म एयर को अप्रोच करेगा, कहां से, पीछे से, ठीक है। जिसको दो बहुत आराम से समझना। आपने क्या देखा कि वार्म एयर के ना कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, ठीक, छोटे छोटे एरिया बन रहे हैं, ठीक है, या वार्म सेक्टर बन रहे हैं, कहां पे, फॉरवर्ड एंड द रियर। फॉरवर्ड मतलब आगे और रियर मतलब बैक कोल्ड एयर या कोल्ड फ्रंट के या कोल्ड सेक्टर के बीच में, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड रियर, जो फॉरवर्ड एंड बैक कोल्ड सेक्टर है, उसके बीच में ना कुछ वार्म एयर के छोटे छोटे पॉकेट्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। अब वार्म एयर जब कोल्ड एयर के ऊपर ऐसा ग्लाइड करेगा, है ना, तो क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स आपको देखने को मिलेगा स्काई के अंदर, और हो सकता है वो प्रेसिपिटेशन कॉज करे। फिर कोल्ड फ्रंट जब आपका वार्म एयर को अप्रोच करेगा ऐसा पीछे से, तो क्या करेगा, थोड़ा सा धक्का मारेगा इसको, है ना, ऊपर की तरफ। एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्यूमुलस क्लाउड्स आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कहां पे, कोल्ड फ्रंट के अलोंग, ठीक है। और कोल्ड फ्रंट अगर आप देखोगे थोड़ा ज्यादा तेज मूव करता है कंपेयर टू द वार्म फ्रंट, एंड अल्टीमेटली क्या करेगा, वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर लेगा। बिल्कुल एक दो गाड़ियों की तरीके हाईवे पे जो चल रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि पहले वाली गाड़ी ऐसे स्लाइड मार के निकल गई, ठीक, अब दूसरे से पीछे वाली गाड़ी जो है पीछे से ऐसे आ रही है। अब एक टाइम पे ऐसा आ सकता है जब दोनों गाड़ियां मस्त स्पीड पे चल रही होंगी, तो हो सकता है पीछे वाले आगे वाले को टक्कर मारे, जैसे टक से टक्कर मारे। अब टक्कर पड़ेगी तो गाड़ी क्या होगी, ऐसे उड़ जाएगी ऊपर, है ना। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है यार, कि यहाँ पे कोल्ड फ्रंट पीछे से आ रहा है, टक्कर मार रहा है, और वार्म एयर ऊपर पुशअप हो जा रही है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, कोल्ड फ्रंट के अलोंग जो है क्यूमुलस क्लाउड्स यहाँ पे बन जा रहे हैं। अब कोल्ड फ्रंट की जो स्पीड है, लंबोर्गिनी लेके चल रहा है भाई वो, ठीक है, तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली वार्म से काफी ज्यादा है। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो फाइनली वार्म फ्रंट को ओवरटेक मार जाएगा, ठीक है। नाउ अब वार्म एयर जो है कंप्लीटली लिफ्टेड अप है, ऊपर उठ चुकी है,
फ्रंट आपका ऑक्लूडेड है बिकॉज सरफेस से ऊपर है, एंड साइक्लोन यहाँ पे काफी कमजोर है। तो जो प्रोसेस है विंड सर्कुलेशन का दोनों पे, सरफेस पे एंड अबव, ये आपस में काफी इंटरलिंक्ड है इस टाइम पे। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है बेटा, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से कई सारे वेज में इसीलिए डिफरेंट है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक प्रॉपर क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे वार्म एयर और कोल्ड एयर फ्रंट का जो मूवमेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, तो वैसे आप देखोगे तो ये चीज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में बहुत क्लियर दिखाई देती है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इस बात क्लियर नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपने मूव करते हैं, राइट। यू कैन सी द प्रॉपर डायग्राम गाइस, ठीक है, कि किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, जस्ट अभी पढ़ा। ठीक है, चलिए नाउ अब अगर हम बात करें बच्चे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लार्ज एरियाज कवर करते हैं, ये ओरिजिनेट कर सकते हैं लैंड एंड सी दोनों पे, वेयरएज ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ सीज पे ओरिजिनेट करते हैं, एंड जब ये लैंड तक पहुंचते हैं तो इनका पावर जीरो हो जाता है। डिसिपेट करने का मतलब ये बहुत वीक हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल अगर आप देखोगे तो लैंड एंड सी दोनों पे जनरेट हो सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ समुद्र पे जनरेट होता है, जैसे ही लैंड पहुंचेगा इसका पावर डिसिपेट हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, राइट। चलिए, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आपका इफेक्ट करता है लार्जर एरिया को कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। विंड वेलोसिटी, हवा का जो स्पीड है डायरेक्शन के साथ, विंड वेलोसिटी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंपैरेटिवली हायर है, एंड वो अगर आप देखोगे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, अगर हम एरिया कवरेज की बात करें तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ज्यादा एरिया कवर करता है कंपेयर टू ट्रॉपिकल, लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें तो विंड वेलोसिटी ट्रॉपिकल में ज्यादा हाई होती है और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। आप देखोगे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां से मूव करते हैं? वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं, राइट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे मूव करते हैं दोस्तों? ईस्ट से वेस्ट। ये 1 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है कि भाई ये बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, तो वो होता है ईस्ट टू वेस्ट। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। दोनों को डिफरेंशिएट बहुत क्रूशियल है बेटा, बहुत ही क्रूशियल, राइट। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से ना। तो अभी तक तुमने क्या देखा? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर आप देखोगे तो प्रॉपर वार्म कोल्ड एयर फ्रंट का एक प्रॉपर इनका स्कीम है, उसके हिसाब से मूव करते हैं, लार्जर एरिया कवर करते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन वाइज बात की जाए तो थोड़े लेस डिस्ट्रक्टिव हैं कंपेयर टू द ट्रॉपिकल्स। तो ट्रॉपिकल का विंड वेलोसिटी बहुत हाई होता है, लेकिन ट्रॉपिकल सिर्फ समुद्र पे ही जनरेट कर सकता है, वो लैंड तक आते आते उसका वीकनेस बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले समझो क्या है ये। बहुत खतरनाक तूफान है, बहुत खतरनाक तूफान है। ठीक है, कहां ओरिजिनेट करेगा? हमेशा ओरिजिनेट करेगा ऐसे समुद्र में जो ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ती हैं, एंड टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया मूव करेगा। तो ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर जनरेट होगा, है ना, बहुत तगड़ा तूफान। और किधर की तरफ मूव करेगा? कोस्ट, यानी जो तट होता है, किनारे की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ये कॉज करता है बाय द वायलेंट विंड्स, इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल भी होती है। ठीक है, प्लस अगर आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज माना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। अलग अलग नामों से जाना जाता है। साइक्लोन्स कहते हैं हम लोग इंडियन ओशन के अंदर इसको, हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है इन द अटलांटिक ओशन, टाइफून्स कहते हैं इन्हें हम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में और सदर्न चाइना सी के अंदर, एंड साथ ही साथ बेटा इनको विली विली कहा जाता है इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो एक क्वेश्चन कई बार मैच द फॉलोइंग में भी आपको देता है कि साइक्लोन्स के अलग अलग नाम क्या है। तो इंडियन ओशन में साइक्लोन्स हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे हेरिकेन्स हो जाएंगे आपके अटलांटिक में, टाइफून्स कहलाते हैं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में, और उसके बाद विली विली कहलाते हैं आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, राइट। तो ये अपने को बढ़िया से याद रखना है भाई, तो दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल माय डियर। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से हम लोग यहाँ पे नाउ। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये कहां ओरिजिनेट करते हैं? हमने देखा कि जो ओशन ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करती हैं, वार्म ट्रॉपिकल ओशंस। ठीक है, तो पानी थोड़ा सा गर्म रहेगा, टेम्परेचर गर्म रहेगा। क्या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए इसके बनने के लिए? देखिए नंबर 1, सी का जो सरफेस है ना, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो, वार्मर हो। ठीक है, दूसरी बात, कोरियोलिस फोर्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर पे जनरेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? नेग्लिजिबल हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आप देखोगे इक्वेटोरियल रीजन्स ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, राइट। चले, स्मॉल वेरिएशंस होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर। तो वर्टिकल विंड का स्पीड है उसमें वेरिएशन कम होना चाहिए। एक प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अपर डाइवर्जेंस है सी लेवल सिस्टम के ऊपर वाला बच्चों, यहाँ पे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनर्जी है बेटा जो इंटेंस करती है स्टॉर्म को, वो कहां से आती है? वो आती है कंडेंसेशन प्रोसेस से। ठीक है, फिर आप देखोगे जो अपने क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, सम टावरिंग क्लाउड्स, वो कंडेंस डाउन करते हैं, तो वहां से और ये इंटेंसिफाई हो जाता है आपका स्टॉर्म। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। नाउ अब जो कंटिन्यूअस सप्लाई आता है ना मॉइस्चर का, वो कहां से आ रहा है? समुद्र से आ रहा है, सी से आ रहा है। स्टॉर्म क्या हो जाता है? और मजबूत हो जाता है आपका। ठीक है, और जब ये रीच करता है आपका लैंड पे, तो ऑब्वियसली बात है जमीन तो सूखा है भाई, तो जमीन पे पहुंचने पे जो मॉइस्चर सप्लाई वो कट ऑफ हो जाता है, और जो आपका स्टॉर्म है यहाँ पे डिसिपेट कर जाता है, यानी आप कह सकते हो थोड़ा सा बिखर सा जाता है। ठीक है, तो इसकी सारी पावर कहां से आती है? सारी पावर समुद्र से आती है दोस्त, राइट। तो समुद्र में अगर आप देखोगे, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का प्रेशर सिस्टम आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा एक लो प्रेशर
प्रेशर सिस्टम है यार, ठीक है, लो प्रेशर पे ही आपके साइक्लोन जनरेट होते हैं। आप आसानी से पता लगा सकते हो टेम्परेचर ऑफ द सी से, यहाँ पे एक लो प्रेशर डेफिनेट सी बात है डेवलप होगा, और लो प्रेशर का पहले से होना भी इसका एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है दोस्त। जब तक ये समुद्र में है तब तक ये आतंक मचा सकता है भाई, बहुत खतरनाक तरीके से। जैसे ही आके टकराएगा अपने कोस्ट से, आप देखोगे इसकी जो हवाबाजी है वो एकदम कम हो जाएगी, बिकॉज इसको चाहिए मॉइस्चर, और मॉइस्चर अगर इसके पास नहीं है दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डिस्ट्रक्शन लेवल है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे कभी भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉस करता है कोस्ट को, इसको हम कहते हैं द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, रिपोर्टिंग वेदर रिपोर्टिंग देखी होगी कि उड़ीसा का हर साल ये हालत होता है। उड़ीसा आप देख लीजिए, आप बात कर लीजिए इधर का तमिलनाडु का, आप बात कर लीजिए इधर का है ना आंध्रा कोस्ट का, तो हर साल यहाँ पे ना विंटर्स के आसपास आप देखोगे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको हिट करता ही करता है भाई। और कई बार आपने देखा होगा न्यूज रिपोर्टिंग चल रही होती, कहते हैं देखिए आईएमडी ने बताया है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताया है कि लैंडफॉल होने वाला है साइक्लोन का, लैंडफॉल होने वाला है, फॉल होने वाला है साइक्लोन का। व्हाट डज इट मीन गाइस? इसका मतलब बहुत सिंपल है मेरे भाई, कि जितना वो कोस्ट की तरफ मूव करेगा, जैसे क्रॉस करेगा ना ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऐसा कोस्ट की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कोस्ट से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, मॉइस्चर उसका लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट इसको हम कहते हैं द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। अब जहां पे साइक्लोन्स जब 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं, जनरली वहां पे क्या होते हैं बच्चे, थोड़ा सा कर्व मारते हैं और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। सो बेटर है कि जब कभी भी एक साइक्लोन आए तो हम लोग को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये निकालना चाहिए कि भाई कितना टाइम लगेगा उसको कोस्ट टकराने से, और जब वो कोस्ट से टकराएगा दोस्तों तो अब आप देखोगे धीरे धीरे करके उसका इंपैक्ट कम होना स्टार्ट होगा। जब तक वो नहीं टकराता तब तक वो तूफान मचाएगा बहुत खतरनाक लेवल पे। आपने देखा ना समुद्री तूफान, खतरनाक लेवल का तूफान, ठीक है। चलिए नाउ जब ट्रॉपिकल साइक्लोन मैच्योर हो जाता है ना, तो इसके अंदर आप देखोगे ऐसा स्पाइरल सर्कुलेटिंग विंड आपको देखने को मिलता है अराउंड द सेंटर। तो सेंटर को हम कहते हैं द आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, बिल्कुल सबसे सेंटर वाला पॉइंट कहलाता है आई ऑफ द साइक्लोन। और जब साइक्लोन आपका मैच्योर हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका होता है, तो ऐसे स्ट्रांग स्पाइरल विंड का डायरेक्शन आपको यहां देखने को मिलता है। अब जो डायमीटर है आपका सर्कुलेटिंग सिस्टम का, वो वेरी कर सकता है 150 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। सो दैट डिस्ट्रक्टिव इट इज। जो आई क्या है बेटा, इट्स अ रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। अब यहां पे क्या होगा, जो एयर अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट आपकी शो करेगी, ठीक है। अच्छा अब देखोगे अराउंड द आई क्या होता है, एक आई वॉल होती है, जहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग स्पाइरल करंट्स बनते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चे, दोबारा से अपना हाइट पे पहुंचने लगते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो जो आई है वहां पे जो है एयर सबसाइड करेगा, बट जो सराउंडिंग एयर है वैसे ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। तो इस तरीके का सिस्टम अपना बन गया। सो विंड जो है ना मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करती है आपके इस आउटर रीजन में, राइट। चलिए एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बारिश भी बहुत खतरनाक होती है। नाउ आई वॉल से क्या होता है, जो रेन बैंड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं, इधर टर्न कर सकते हैं, ठीक है। एंड कई बार आपको बहुत सारे क्लाउड्स दिखेंगे, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं इन द आउटर रीजन, राइट। चले सो जो डायमीटर है स्टॉर्म का, जैसे बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, अरेबियन सी की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, तो यहाँ पे जो स्टॉर्म का डायमीटर है वो लगभग आपका कितना है बच्चों, लगभग 600 से लेकर के आपका लगभग राउंड अबाउट 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो हमारा डायमीटर है किसका, हमारे स्टॉर्म का, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी इंडियन ओशन के ऊपर, वो लगभग कितना है बच्चे यहाँ पे 600 से लेकर के आपका मोटा बल मान लीजिए लगभग 1200 किलोमीटर। अब सिस्टम क्या है, 300 से 500 किलोमीटर जो है मूव करता है। डायमीटर क्या है, बेसिकली वो रेंज है यार जिसमें आपको साइक्लोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी जो साइक्लोनिक सिस्टम है ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके आपका मूव करना स्टार्ट करेगा 300 से 500 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। साइक्लोन क्या होता है, स्टॉर्म क्रिएट करता है ना। प्लस आप देखोगे स्टॉर्म से क्या होता है, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं पूरे भर जाते हैं, आप देखेंगे काफी ज्यादा जो लो लैंड से वो डूब जाती है ना। एंड स्टॉर्म्स क्या करता है, फिर उसके बाद जो है आपका लैंड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो हमने क्या देखा, पहले जो आपके लो लाइंग एरियाज होते हैं बेटा वो सबसे पहले इंपैक्टेड होते हैं, और फिर उन लो लाइंग एरियाज के बाद आप देखोगे जो स्टॉर्म है टुवर्ड्स लैंड मूव करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो मछुआरे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आप कुछ टाइम तक जो है यहाँ पे मत जाइए समुद्र के अंदर जब तक ये साइक्लोन चल रहा होता है, ठीक है। चलिए तो एक डायग्राम है जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है किस तरीके से, देखिए आई ऑफ द साइक्लोन है। तो आई ऑफ द साइक्लोन में हवा जो है ना सबसाइड करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, और ये आपका आई वॉल है। यहाँ पे देखो हवा जो है ना बाहर की तरफ आउटफ्लो कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो वार्म एयर इसके अंदर सबसाइड कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ से जो आई वॉल है इस साइड से आप देखोगे आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपके रेन बैंड्स क्रिएट है, तो इधर उधर डिवेट हो रहे हैं। ये आपके क्यूमुलस और निम्बस वाले क्लाउड्स हैं जो इसके बाहर आप देखिए क्रिएटेड हो चुके हैं, राइट। और अगर आप देखोगे तो ये हवा कैसे निकल रही है, इधर से ब्लो आउट होते हुए लगभग काफी हायर रीचेस और एटमॉस्फेयर तक पहुंच रही है। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म, इसको हम वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे इसको आप ड्रॉ आउट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है ड्रॉ आउट करने के लिए, ठीक है। तो सेंटर है, जो सबसे काम सेंटर है आपका
ठीक है, यही है आपका आई ऑफ द स्टॉर्म। वार्म एयर यहाँ आएगी, इसके अंदर फिल आउट होगी, फिर वापस यहाँ से ट्रांसमिट होना आप देखोगे स्टार्ट होती है, और यहीं पे आपकी क्यूमुलस और निम्बस वाले क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे टावरिंग से क्लाउड्स होते हैं, ऐसे टावर जैसा बना होता है, राइट। चलो, तो ये हो गया अपना प्यारा सा डायग्राम। फटाफट से लास्ट बातें कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक्स, एंड लेट्स फिर वाइंड अप विद द चैप्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट थंडर स्टॉर्म्स। ये भी एक तरीके के तूफान होते हैं, और टॉर्नाडोस। तो अदर सीवियर लोकल स्टॉर्म्स है बेटा, वो कहलाती हैं थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नाडोस। ये कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, छोटे एरिया में होते हैं, बट काफी वायलेंट होते हैं। थंडर स्टॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो उसको आप तूफान कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। किस वजह से होते हैं यार? इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। तो क्या होता है भाई, जब बारिश काफी हुई है, गर्मी भी है, तो कन्वेक्शन आप देखोगे इस टाइप के करंट्स जो है बनने स्टार्ट होते हैं एयर के, उसकी वजह से आप देखोगे एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके थंडर स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे थंडर स्टॉर्म क्या है? वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। तो इसको और बेसिक प्यार से समझे अगर हम, तो एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब वेल ग्रोन हो जाता है, थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, उसको आप थंडर स्टॉर्म कह के रेफर कर सकते हो। जब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हम पढ़ेंगे, अभी टॉपिक है नहीं यार आपके में, बहुत प्यारा टॉपिक है बच्चों। तो बहुत सारे टाइप के क्लाउड्स होते हैं ना, आप क्लाउड का शेप से कई बार पता लगा सकते हो कि ये वाले पे बारिश होती है और ये वाले पे नहीं होती, राइट। सो जब हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, निम्बस क्लाउड्स होते हैं दोस्तों, ये ज्यादातर एसोसिएटेड है इस टाइप के थंडर स्टॉर्म से, रेनफॉल से, हेवी रेनफॉल से, राइट। तो ये जो आपका थंडरस्टॉर्म है क्या है यार? वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, जो बेसिकली लाइटनिंग कर रहा है, बिजली चमका रहा है, और देखोगे आप तो बहुत हद तक ठंडक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन होता है क्लाउड्स का मल्टीपल, एंड दिस हैपेंस, राइट। नाउ जब क्लाउड्स क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं टू हाइट्स जहां पे सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल करता है, होता है, तो क्या होता है? हेल्स बन जाते हैं। हेल्स मतलब ओले बन जाते हैं ना, जम जाते हैं थोड़े थोड़े बर्फ के, एंड फिर आप देखोगे ओले की वर्षा होती है, ओलावृष्टि जिसको आप कहते हो हिंदी में, राइट। और अगर मान लीजिए इनसफिशिएंट मॉइस्चर है थंडरस्टॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे फिर आपके डस्ट स्टॉर्म्स आ जाएंगे। मॉइस्चर होगा तो देखिए बारिश होगी, है ना, या फिर अगर सब जीरो लेवल्स पे पहुंच जाएगा क्लाउड आपका, तो वहां पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बर्फ जैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो बारिश के साथ साथ ओले गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए मॉइस्चर कम है, तो सिर्फ डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी आपको देखने को मिल सकती है। तो थंडरस्टॉर्म कैरेक्टराइज की जाती है बाय इंटेंस अप ड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर, जो कि क्या करता है? क्लाउड्स कॉज करता है, जिससे क्लाउड्स और बड़े होते जाते हैं, एंड फाइनली जो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचते हैं, और वहां पे आप देखोगे फिनोमेना टेक प्लेस करता है, राइट। चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे तो इससे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है लेटर जो है, जब डाउनड्राफ्ट आता है, नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है ना, आपका देखोगे पूरा मास, है ना, टू द अर्थ टू कूल द एयर एंड इट गेट्स रेन्ड, राइट। तो वही सिंपल बच्चों, हमने क्या देखा कि पहले क्या होता है, एकदम वार्म एयर ऐसा ऊपर उठता जा रहा है, फिर क्लाउड्स एक सर्टेन हाइट तक रीच कर रहे हैं, फिर आप देखोगे धीरे धीरे कंडेंस हो जाएंगे, जम जाएंगे ना, प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर उसके अंदर अच्छा खासा होगा, फिर आप देखोगे रेनफॉल वगैरह देखने को आपको मिलती है। अब अगर आप देखोगे एक सीवियर थंडरस्टॉर्म्स, कभी कभी क्या होते हैं ना, कि कभी कभी क्या होता है, जो ये तूफान है आपका, है ना, ये ऐसे स्पाइरल शेप में इस तरीके से मूव करना स्टार्ट होता है। तो जब इस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ना, बहुत अग्रेसिव वे में, ठीक है, जैसे कि एक सूंड होती है ना कांटे की, बिल्कुल वैसे ही, तब आप देखोगे वेरी लो प्रेशर होता है इसके सेंटर में। इससे क्या होता है ना, मासिव डिस्ट्रक्शन होता है, इसको हम कहते हैं टॉर्नेडो। तो जब सीवियर थंडरस्टॉर्म, ठीक है, फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म्स, कभी कभी क्या होता है, ऐसे स्पाइरल शेप में विंड्स ओरिजिनेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ये एक्सट्रीम लो प्रेशर वाले रीजन्स होते हैं, भी सेंटर में इनका बहुत लो प्रेशर होता है दोस्तों, और ये कहलाते हैं टॉर्नाडो। तो ये अपने रास्ते में जो भी आता जाता है ना, ये सबको क्या करते हैं, ऐसे उड़ाते जाते हैं। ये आपको इंडिया में देखने को तो कम ही मिलते हैं फिलहाल, है ना, आप बाहर जाइए, यूएस वगैरह जाइए दोस्तों, तो वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक मूवी है इंटरस्टेलर, है ना, फिलहाल इंडिया में रिलीज नहीं हुई वो, तो इंटरस्टेलर के अंदर जब स्टार्टिंग सीन, अगर आपने कभी देखी हो मूवी, नहीं देखी हो तो ट्राई करिएगा, देखने का मजा आएगा आपको, अगर आप साइंस फिक्शन लवर है तो, ठीक है। तो वहां पे क्या है यार, कि उसमें ना स्टार्टिंग दिखाते हैं कि बहुत ऐसे टॉर्नाडोज आ रहे होते हैं घातक लेवल के ना, और ये रियलिटी है। आपको पता है यूएस ने एक टाइम पे इतना गेहूं उगा दिया था, इतना गेहूं उगा दिया कि वहां का पूरा सॉइल मिट्टी सब खराब हो गया, राइट। तो उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। अब मार्केट में तो गेहूं उनका बिक नहीं रहा था भाई, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे प्रोड्यूसर्स थे। तो वहां पे क्या हुआ कि किसान इतना परेशान हो गया, बिकॉज अभी क्या हुआ कि मिट्टी अनस्टेबल हो गई, तो वहां पे टॉर्नाडोज थे बहुत कॉमन होने लगे, ऐसे लो प्रेशर एरियाज वाले स्टॉर्म्स होते, तो टॉर्नाडो से बहुत डिस्ट्रक्शन होता था। तब उन्होंने क्या किया, भुट्टा लगाना स्टार्ट किया, कॉर्न लगाना स्टार्ट किया। आज भी तुम देखो यूएस का कॉर्न प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत तगड़ा है भाई, ठीक है। तो उसके पीछे कहानी है प्रॉपर, राइट, मतलब व्हीट बास्केट से डस्ट बोल बन गया था, उसको कहते हैं ना डस्ट बोल, धूल का कटोरा है बिल्कुल के, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो काफी ज्यादा कॉमनली आपको दिखेंगे, ठीक है। तो टॉर्नेडोज कहां मिलते हैं? जनरली आपको मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर, राइट। अगर मान लीजिए टॉर्नाडो जो है सी के ऊपर क्रिएट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं द वाटर स्पाउट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वाटर स्पाउट। कि जो टॉर्नाडो लैंड के बजाय अगर सी पे डेवलप हो जाए तो कहलाता है द वाटर स्पाउट। और ये जो वायलेंट स्टॉर्म्स है दोस्तों, ठीक है, दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एडजस्टमेंट्स टू वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप देखोगे जो वायलेंट स्टॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मान लीजिए समुद्र के ऊपर, वाटर स्पाउट्स आप इन्हें कहते हैं, तो आपको बताता है कि एटमॉस्फेयर कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अपने, मतलब आप कह सकते हैं उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। चलिए
अब जो पोटेंशियल और हीट एनर्जीज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी में इन दीज स्टॉर्म्स, एंड दोबारा से आप देखोगे जो रेस्टलेस एटमॉस्फेयर है हमारा वापस से अपने स्टेबल स्टेट पे रिटर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, विंड सर्कुलेशन है, पूरा एटमॉस्फेयर में चला करता है। एक टाइम ऐसा आता है जो बहुत अनस्टेबल हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब बड़ा वायलेंस हो जाता है, फिर दोबारा से फिनोमेनाज होते हैं, वापस अपनी स्टेबल स्टेट में रिटर्न कर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ इस टॉपिक को करते हैं समाप्त। काफी सारी बातचीत हो गई यार आपसे, काफी लंबा गया है गेस्ट लेक्चर, है ना। चले कोई बात नहीं बच्चों, आप ही के लिए था। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ आपके लिए मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्ली लिंक दिया होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर सरफेस एयर प्रेशर 1000 MB है तो एयर प्रेशर 1 किलोमीटर अबव द सरफेस कितना होगा, हमने एक ड्रॉप कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो उस ड्रॉप के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ITCZ नॉर्मली कहां कर करता है, ऑब्वियसली बात हमने पढ़ा था नियर द इक्वेटर, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ द विंड अराउंड द लो प्रेशर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज, ठीक है। हमने एक प्रॉपर डायरेक्शन निकाला था, प्रॉपर चार्ट है बच्चे, है ना, उसको रेफर करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व जरूर करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, यार बहुत ही प्यारा है यार। एयर मासेस कहां बनेंगे आपके, एयर मासेस बनने के लिए अपने पास एक सर्टेन रीजन होना चाहिए ना, या तो प्लेन एरियाज हो बहुत बड़े से, या डेजर्ट एरियाज हो बहुत बड़े से। ठीक है, तो ऐसे एरियाज आपके ना परफेक्ट होते हैं आपके प्लेन, ये मतलब आपके एयर मासेस के डेवलपमेंट के लिए। चले तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे साथ ही साथ, तो मैंने आपको हिंट्स यहाँ पे दे दिए बच्चों, खुद से सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एयर मासेस कहां डेवलप होते हैं, जब होमोजीनियस यार एक जैसा सरफेस आपको मिले। तो बस आपको एक जैसा सरफेस देखना है, एक जैसा लंबा सरफेस आपको मिलेगा, लंबे समय तक एयर कॉलम वहां पे प्रेजेंट होगा, तो आप देखोगे एयर मास बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दोबारा से एक बार नोट्स को रीड करिएगा, आपको लगे तो लेक्चर दोबारा देखिएगा। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म के डायग्राम जो साइक्लोन वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन आता है, साइक्लोन वर्सेस ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्सेस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर फ्रंट्स पे क्वेश्चन आता है दोस्त। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सो गाइस क्या हाल चाल आप सभी के, उम्मीद है बच्चों मजा आया होगा, है ना। काफी प्यारा चैप्टर है ना, काफी प्यारा चैप्टर है। ये चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हो आगे जाकर के, अगर आपका ड्रीम है कि सिविल करना है मुझे, जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो ज्योग्राफी में हिला के रख देते हैं आपको। ठीक है, और इससे यार क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आता है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुमको। ठीक है, कि मतलब हम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग राइट, तो प्रीलिम्स के अंदर मतलब आप देखोगे क्वेश्चन ठीक ठीक बनेगा, इससे बहुत ज्यादा तो नहीं बनता। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा फोकस करते हुए चलते हैं वो लोग, लेकिन हाँ अगर आप ऑप्शनल में ऐसा ज्योग्राफी लेके चल रहे हो तो आंसर राइटिंग वाले सेक्शन में यू माइट फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, लैंडफॉर्म्स वगैरह हो गया, आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो गया, वो टॉपिक्स हैं यार जो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट आपसे पूछे आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, तो मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो यार, और मेरे विजय की वीरों ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। बाय गाइस, टेक केयर।